हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लेन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बहुत सारी कंडीशंस आएगी। लेकिन देखो, मेरे को पता नहीं यार ये लेक्चर कितना लंबा होगा। अभी तो मैं बनाना स्टार्ट किया है, तो मेरे सामने चैलेंज ये है कि मैं आपको कम शब्दों में कम टाइम में ये पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन भले ही हम कम टाइम ले, लेकिन मेरी मतलब कोशिश होगी कि मैं कम टाइम में कर पाऊँ, लेकिन क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो मेरा मेन पर्पज़ होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको पहले की कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ना वैसे फीलिंग वाली बात है ना। मैं हर चीज़ को एकदम जीरो से अब नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर हम 3D में, ये 3D का ये एकदम एक्सट्रीम है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इससे पहले जो अभी तक हमने वेक्टर किया था, फिर इससे पिछले लेक्चर में मैंने लाइन आपको बताया था, तो डायरेक्शन और वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपको पहले से बनती बनती बनेगी। यहाँ पर आते आते बहुत सारी आपकी ना वो फीलिंग्स इकट्ठी हो चुकी होगी, तो आप उन फीलिंग्स से अब ये चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे, वो ये वाली चीज़ें समझ पाओगे। अगर कोई स्टूडेंट इसी वीडियो के लेक्चर को देख रहा है और वो ऐसा सोच रहा है कि यार मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ, मैं इसको समझ जाऊँगा, तो देखो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ टॉपिक्स इसमें समझ में ना आए। फिर भी मेरी कोशिश होगी कि आपको सारी चीज़ें समझा दूँ, लेकिन फिर भी है ना, एक ये सीक्वेंस वाली बात है। यहाँ पर चीज़ें आती आती बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी होती है ना, तो मैं कई चीज़ें डायरेक्ट यूज में ले सकता हूँ। तो फिर भी मैं बता देता हूँ आज के लेक्चर से पहले कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर है ए, एक यहाँ पर है बी, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो ये जो ए बी है ना, इसको ए से बी तक मिलाने वाला जो वेक्टर है, उसके कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो उसकी जो डायरेक्शन रेशियोज है डी आर, वो क्या होंगे, x2 माइनस एक्स1, y2 माइनस वाई1, z2 माइनस z1। ऐसे कॉमा लगा लगा के हम लिख देते हैं। ठीक है, कि मतलब x में कितना चेंज हो रहा है, y में कितनी मतलब बढ़ोतरी हो रही है, z में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, वो वाली बात है। फिर दो पैरेलल लाइन से, पहली वाली के डायरेक्शन रेशियोज है a1 b1 c1, और दूसरी के हैं a2 b2 c2। पैरेलल लाइन से तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, वो होते हैं प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। एक ये वाली बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। फिर अगर दो लाइन्स है ऐसे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में होता है कोस थीटा। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। फिर उसके बाद में अपना पिछला टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लाइन, 3D वाली लाइन, वो 2D वाली नहीं है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, 3D वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। तो 3D वाली लाइन क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। यहाँ पर ये जो ए वेक्टर है ना, यहाँ से लाइन गुजरती है, ये एक पॉइंट है। और ये जो ये बी वेक्टर है ना, लेमडा के साथ वाला, ये है डायरेक्शन। जैसे 2D में हुआ करती थी ना स्लोप एम, वैसे यहाँ पर 3D में बी वेक्टर है, डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी, बी वेक्टर के पैरेलल। ये तो है वेक्टर फॉर्म लिखने का। उसी लाइन को लिखने का है कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे वेक्टर में तो क्या था, वो आई जे के वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये है कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ पर बस सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आई जे के नहीं होते। तो x माइनस एक्स वन, ऐसे ही देखो यहाँ पे जो x1 y1 z1 है, ये यही वाला पॉइंट है जहाँ से लाइन गुजरती है। और जो नीचे की तरफ ए बी सी है, वो इस लाइन के हैं डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज। जैसे यहाँ पे बी वेक्टर है ना, तो बी वेक्टर के जो आई जे के वाली जो चीज़ें, उनके वो आई जे के हटा दो, तो आपको ए बी सी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। वो यहाँ पे अलग अलग हम लगा देते हैं। हम कई बार लेमडा यहाँ पे लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते। लेमडा कब लगाते हैं यहाँ पर, ये लेमडा वही वाला है, यहाँ पर हम आर की जगह एक्स वाई जेड पुट करते हैं, ए की जगह x1 y1 z1 पुट करते हैं, तो फिर कंपैरिजन करके ये सब कुछ हम निकालते हैं। ये हमने पहले कवर कर चुके हैं ना। तो लेमडा कब लगाते कब नहीं लगाते, जब हमें किसी लाइन पर किसी पॉइंट का जिक्र हो ना, तो हम लेमडा लगा लेते हैं। अगर जिक्र नहीं है, बस डायरेक्ट ये लाइन की इक्वेशन या फिर कोई एंगल वगैरह निकालना है, तब लेमडा हम नहीं लगाते। लेमडा कब लगाते हैं, जब किसी लाइन पर हमें किसी पॉइंट की ज़रूरत हो, है ना, तब हम लगाते हैं लेमडा। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्लेन मतलब 3D वाला प्लेन है। प्लेन मतलब जैसे ये पेज है ना, ये पेज, ये क्या है, प्लेन है, ऐसे जा रहा है। ऐसे आप कोई भी चीज़ ऐसे जैसे चाकू घुमा रहे हो हवा में, तो एक वो प्लेन बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो वो बात है, ये उड़ने वाला वो हवाई जहाज़ नहीं है ना, सिंपल सा प्लेन है ये। तो जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समतल। तो आज के लेक्चर में जैसे ये तो अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन वाली बात है, सारी की सारी 5 टॉपिक, अलग अलग 5 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म, उसमें वेक्टर फॉर्म अलग देखेंगे, कार्टेशियन अलग देखेंगे। वेक्टर मतलब वो आई जे के वो सब है ना, वेक्टर वगैरह। और फिर अगला केस क्या होगा, जब हमें गिवन हो एक पॉइंट और एक डायरेक्शन, तब इसका भी वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म।
अगला फॉर्म है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो उस प्लेन पर, तब भी हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म है, जैसे लाइन में हुआ करती थी ना इंटरसेप्ट फॉर्म, वो कौन सी, x/a + y/b = 1, वैसे प्लेन में भी होती है। ठीक है, तो उसकी तो बस हम कार्टेशियन फॉर्म ही देखेंगे ओनली, वेक्टर फॉर्म नहीं देखेंगे उसकी। फिर आती है फैमिली ऑफ प्लेन्स, मतलब बहुत सारे प्लेन्स होते हैं एक साथ बनते हैं वो, तो वो एक साथ कैसे बनते हैं, उनकी इक्वेशन क्या होती है, उनका यूज़ क्या होता है, हम एग्जांपल्स पे ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट करेंगे। वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म इसके भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को ना स्टार्ट करने से पहले देखो यार, मैंने एक बार बोला था कि जो प्लेन है इसके लिए भी हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो पॉइंट और एक डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन, पॉइंट वगैरह तो आप जानते ही हो, लेकिन प्लेन का मतलब डायरेक्शन क्या, प्लेन की डायरेक्शन कौन सी होती है, वो तो उसको समझना पड़ेगा। तो मैं एक यहाँ पर मैंने पहले नोट वही लिख रखा है कि लाइन में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है और प्लेन में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लाइन में तो देखो सब बच्चे समझ जाओगे कि यार लाइन है वो इधर से उधर जा रही हो, उधर से इधर आ रही हो। लाइन में जैसे मैंने ये लगा दी डायरेक्शन, तो ये क्या हो गई, लाइन के अलोंग या लाइन के पैरेलल, है ना, डायरेक्शन यही है, तो यही डायरेक्शन हो जाएगी लाइन की डायरेक्शन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हो, यहाँ से उधर तक पतंग जा रही है, तो जो पतंग की डोर है ना वही होगी डायरेक्शन। तो लाइन के अलोंग, लाइन के पैरेलल ही होती है लाइन की डायरेक्शन। लेकिन प्लेन की डायरेक्शन, प्लेन में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इसको समझो, क्योंकि हम बार बार मैं बोलूँगा प्लेन की डायरेक्शन ये है, प्लेन की डायरेक्शन वो है, लेकिन प्लेन तो इधर भी फैलता है। जैसे आप कोई भी नॉर्मल पेज समझ लो, जैसे ये पेज है नॉर्मल, अब यार ये पेज ऐसे दिखेगा नहीं आपको, ऐसे समझ लो, हाँ ब्लैक वाइट आते हो, ये प्लेन है ना। अब ये प्लेन है, तो यार इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इधर है, इधर है, इधर है, कहाँ है इसकी डायरेक्शन, है ना, कौन सी डायरेक्शन, उसका क्या मीनिंग है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वापस आते हैं अपने, तो यहाँ पर प्लेन में डायरेक्शन का मतलब ये होता है प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन। जैसे ये प्लेन है तो इस पर हम क्या करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर बना लेंगे ऐसे। जैसे ये समझो आपके सामने ये पेज दिख रहा है ना, ये पेज, ये इस कॉपी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके परपेंडिकुलर ये होगी इसके। अब यार ये तो कैमरा की तरफ आता हुआ लग रहा है, समझो ये थोड़ा, चलो मैं इसका ढक्कन ले लेता हूँ ये। अब ये जो मैंने इसका ढक्कन यहाँ पे खड़ा किया ना, ये भी आपको 3D महसूस नहीं होगा, थोड़ा साइड में करने दो, हाँ यहाँ ठीक है। यहाँ से देखो, ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन की जो डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज वो सब निकालेंगे ना, वो इस पेज पे नहीं होगी, वो इस पेज के क्या होगी, परपेंडिकुलर, है ना, ऐसे एकदम परपेंडिकुलर की तरफ होगी ये। तो प्लेन की डायरेक्शन हम परपेंडिकुलर वाले वेक्टर की ही देखते हैं, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उसी वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन, वो सब माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लेन में डायरेक्शन का मतलब क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन ही प्लेन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं ये इस फॉर्म पर कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, उसकी नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल का मतलब क्या होता है, क्या सामान्य होता है, नहीं। देखो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन, इसमें क्या गिवन होगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें आपको गिवन होगी, ये और ये। पहली चीज़ क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको गिवन होगा, एन वेक्टर परपेंडिकुलर, ये वाली बात है, प्लेन के परपेंडिकुलर। फिर क्या बोला, प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन होगी डी। अब देखो डिस्टेंस मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो देखो मैं इस पहले डी डिस्टेंस को बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर अपना प्लेन है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा परपेंडिकुलरली ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये यहाँ से लेके ओ से लेके ये यहाँ तक, आप इसको कोई पॉइंट नाम दे दो। यहाँ पर कोई क्या नाम दे इसको, मैं चलो बोल देता हूँ, पी बोल देता हूँ इसको। तो ये जो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस है, ये क्या है, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है स्मॉल डी। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ये परपेंडिकुलर है ना, इसी परपेंडिकुलर को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ आगे की तरफ ऐसे। तो मेरे को ना इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या मिल गया मेरे को, एक वेक्टर मिल गया एन वेक्टर। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर गिवन है, ये जो भी वेक्टर होगा उसका मैं एन कैप निकालूंगा, ये गिवन होगा, आप टेंशन मत लो इस चीज़ की ना, ये गिवन होगा। ये क्या हो गया, एन कैप हो गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। अच्छा, एन कैप है ना, एन कैप दिखेगा कैसा है, तो इसको भी आप मान सकते हो कि ऐसा दिखेगा, एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के के, मतलब यहाँ पे एल एम एन है आई जे के साथ। ठीक है, तो देखो इसकी इक्वेशन ये होगी,
देखो दोस्तों, हम यहाँ पे यार ना ऐसे ही ट्राई करेंगे कि हम चीज़ों के डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यार क्लास 12 के अंदर बोर्ड जो है ना वो भी आपसे ये नहीं चाहता कि आप चीज़ों की एक एक मतलब वो बाल की खाल निकाल के रख दो, है ना। आपको चीज़ों का जो पहले से जो प्रूव्ड रिजल्ट है ना, जैसे ये फॉर्म है, ये आपको अप्लाई करनी सीखनी है क्लास 12 के अंदर, ठीक है। आपको जो भी नए फॉर्मूलाज मिलते हैं उनको अप्लाई करना ज़रूर सीखना है। तो यहाँ पर मैं इसकी डेरिवेशन में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जो छोटी मोटी चीज़ें ना कंसेप्ट, उनमें हम ये जानने की कोशिश कर लेंगे कि हाँ भाई वो आए कहाँ से। लेकिन जैसे कोई खतरनाक सी चीज़ हो तो उसको हम जानने की कोशिश नहीं करें, उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप हो गया, यूनिट वेक्टर, जिसको मैंने एल एम एन ऐसे बोल दिया। तो यहाँ पर जो प्लेन की इक्वेशन है, इस प्लेन की इक्वेशन जिसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है एन कैप, और ओरिजिन से यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी, उसकी वेक्टर फॉर्म ये होती है। हम दो फॉर्म्स पढ़ते हैं ना, वेक्टर, एक प्लेन को वेक्टर में कैसे लिखें, एक प्लेन को कार्टेशियन में कैसे लिखें। तो वेक्टर फॉर्म ये है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। यहाँ पे जो ये आर वेक्टर है ये होता है वेरिएबल। ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। जैसे वो हम नहीं पढ़ते थे, जैसे 2D के अंदर जैसे ये लिखा मैंने x/a + y/b इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x और y क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं ना। वैसे 3D में हम वेरिएबल r को लेके हुए चलते हैं कि ये r वेक्टर है, ये एक वेरिएबल है, ये इस प्लेन के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट है, घूमता रहेगा घूमता रहेगा, घूम फिर कर ये क्या बना लेगा, एक ऐसा प्लेन बना लेगा, ठीक है। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, हमें ज़्यादा कंसंट्रेट इसी फॉर्म पे करना है, क्योंकि यही फॉर्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है स्टूडेंट्स को, बाकी सारी फॉर्म्स आसान है ना। तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। अच्छा, इसी को मॉडिफाई करके हम ये बना लेते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल है ना आर वेक्टर, ये होता है अपना एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं इसको दिखाने के पर्पज़ से नहीं बता रहा, मतलब यहाँ पे लिख रहा, आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वेरिएबल है तो ये एक्स वाई जेड इसी के अंदर छुपे हुए होते हैं, ठीक है। एन केप क्या है, ये अपना एल एम एन वाला एन केप है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर मैंने जानबूझकर एल एम एन लिए, क्योंकि आपको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, वो फीलिंग भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर वेक्टर की जगह एक्स वाई जेड आ जाएगा, एन केप की जगह एल एम एन आ जाएगा, इनके बीच में डॉट है तो आई वाला आई वाले से ही मिलेगा, तो एक्स एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम वाई और एन जेड ऐसा बन जाएगा इक्वल टू आर, जिसमें डी है। डी ध्यान रखना, डी क्या है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो देखो दोस्तों, आप ना इस फॉर्म से, ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसके अंदर डी है, आपको डायरेक्ट ओरिजिन से डिस्टेंस मिल जाती है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे निपट जाते हैं, लेकिन आप इस फॉर्म से डायरेक्ट यहाँ वाले जो भी नंबर पड़ा हुआ 2 3 4 5 कोई सा भी नंबर हो, वो बोलो कि भाई वो ओरिजिन से डिस्टेंस है। उससे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि इधर की तरफ एन केप हो। एन केप मतलब यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हो ना एल एम एन, उनका स्क्वायर का समेशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 होना चाहिए। अगर नहीं है 1, तब आप यहाँ पे जो भी नंबर पड़ा हो उसको ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं बोल सकते। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, तभी हम बोल पाएंगे कि यहाँ पर जो भी नंबर पड़ा हुआ ना वो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये फॉर्म आप याद रखना। तो अभी इस पर हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फॉर्म जरूर याद रखना, आर वेक्टर डॉट एन केप इक्वल टू डी। एन केप क्या है, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, और डी क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस। अब देखो एग्जाम्पल, देखो ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वो होती है आर वेक्टर डॉट एन केप इक्वल टू डी, ठीक है। अभी ये भी हमने पढ़ा है। विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्या दे दिया हमें, डी दे दिया, कितना, 6/√29। फिर क्या बोला है, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज दिस। ये वेक्टर दिया, देखो नॉर्मल वेक्टर दिया, नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं दिया है, वो यूनिट वेक्टर में निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो एन केप है ना वो हमें निकालना पड़ेगा इसका। ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म बता देंगे यहाँ पर। जैसे कार्टेशियन, यहाँ से यहाँ पे आना तो बहुत जल्दी काम है ना, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम ये तैयार करें कि आर वेक्टर डॉट एन केप इक्वल टू डी। डी यहाँ पे तैयार है, देखो थोड़ा डायग्राम भी मैं बना लेता हूँ। ऐसे है, समझो कि ऐसे ये प्लेन है, यहाँ से हमने इस पे डाला परपेंडिकुलर, वो यहाँ पे जाके मिला, और वो एक ही बात है उधर की तरफ, ये परपेंडिकुलर ऐसे मिल गया, ये डिस्टेंस दे ही रखी है। ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, जो ओरिजिन से हमने इस पे डाला है, वो है एन वेक्टर।
लेकिन हमें क्या चाहिए, एन कैप चाहिए। एन यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर कितना दे रखा है ये, तो यहाँ पे एन वेक्टर कितना हो गया 2i कैप -3 j कैप +4 के कैप। हमें चाहिए एन कैप, है ना, हमें चाहिए एन कैप। तो मैं क्या करूँगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा 2i कैप -3 j कैप +4 के कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना देगा, रूट ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो, नीचे की तरफ मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दे तो एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो नीचे की तरफ इसका स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें कितना, 2i कैप -3 j कैप +4 के कैप डिवाइड बाई √29, ये मिल गया हमें। ठीक है, तो अब ये चीज़ें मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस जगह पर। तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म, ये है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। चीज़ों को यहाँ पे पुट कर दो, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप की जगह क्या आ जाएगा, एन कैप की जगह ये आ जाएगा, यहाँ पे रख देता हूँ ये 2i कैप-3 j कैप +4 के कैप डिवाइड बाई √29 इक्वल टू RHS में कितना आएगा, RHS में क्या आएगा, RHS में क्या होता है, D होता है ना। RHS में D मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, वो दे रखी है क्वेश्चन में 6/√29, 6/√29 ये हो गया। ठीक है, आप चाहो तो √29 से √29 अब कट कर सकते हो, है ना, अब हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अभी इसको छोड़ ही रहे हैं। अच्छा, आगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म भी बतानी है, मतलब ये आई जे के वेक्टर वगैरह ये लफड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो दोस्तों, कार्टेशियन फॉर्म पर हम कैसे स्विच करते हैं, यहाँ से एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आर वेक्टर है ना, उसका तो बन जाएगा XYZ। जो एन कैप है, जो एन कैप है वो अगर LMN मतलब LIMJ और NK है, तो उनके जो LMN है वो XYZ के साथ मल्टीप्लाई में लग जाते हैं, मतलब I वाले के साथ J वाले के साथ K वाले के साथ, तो ऐसा बन गया। और RHS में D है वो D का D सेम टू सेम। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, सबसे पहले ये जो है ना 2i कैप/√29, ये R वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर ये है XI कैप, R अपना वेरिएबल है, यहाँ पर वेक्टर में वेरिएबल R होता है और वैसे XYZ होते हैं, XY और Z के कैप। ठीक है, तो R की जगह मैं ये रखूँगा, तो I वाले से तो मल्टीप्लाई होगा, तो X के साथ में क्या आ जाएगा, ये 2/√29, तो ऐसा बन जाएगा 2x/√29। फिर J के साथ क्या -3, तो ये बन जाएगा -3y/√29। K के साथ क्या है 4, तो 4Z है ना, 4 के Z के से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4Z, के कैप वो 1 बन जाएगा डिवाइड बाई नीचे √29 इक्वल टू 6/√29। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पर जो L है, M है और N है, इनका स्क्वायर का समेशन 1 आएगा। तो यहाँ पे जो 6/√29 ये ओरिजिन से डिस्टेंस है। ऐसे हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में एक प्लेन, और ऐसे लिखते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म में एक प्लेन। आप चाहो तो √29 अब आप काट सकते हो। अच्छा, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखो इसमें क्या बोला है, फाइंड ए डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + 4z - 6 इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। ऑल्सो फाइंड dr मतलब डायरेक्शन रेशियो एंड dc डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा ना, वो उसकी डायरेक्शन कोसाइन वगैरह वो भी हमें बताने हैं। देखो दोस्तों, जैसे ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, एन वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर एन कैप है। ठीक है, और ये जो एन कैप है ना, एन कैप, इसके जो ये कंपोनेंट्स है LIMJ NK मतलब LMN, वो यहाँ पर इसकी इक्वेशन के साथ चिपके हुए रहते हैं, है ना। x के साथ L मिल जाएगा, y के साथ M मिल जाएगा और z के साथ N मिल जाएगा। ठीक है, अगर L² + M² + N² 1 है, तो ये जो LMN है ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में यही तो होता है। लेकिन इनका स्क्वायर का समेशन 1 नहीं है, तो आप इनको मतलब डायरेक्शन कोसाइंस का जो मॉडिफाइड रूप है ना, डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो इसको dr होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, x के साथ क्या है 2, y के साथ क्या -3 और z के साथ क्या है 4, ये हो जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। देखो अभी समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं है, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। चलो पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + 4z - 6 इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी ना, वो हमें बतानी है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस बताने के लिए हमें अगर इस जो भी फॉर्म है
उसको अगर मैं ऐसा दिखा दूँ कि यहाँ पे एन केप, यहाँ पे डी, तो जो डी होगी ना वो क्या होगी, ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर दिखाना पहले ज़रूरी है, या फिर यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ना, इनके साथ में जो एलएमएन है उनका स्क्वायर का समेशन 1 आ जाए, ऐसे दिखाने ज़रूरी है। तो ऐसे में देखो क्या करते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्या है इक्वेशन, 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर, ये 6 उधर चला गया, ऐसा हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर आप जो 2 माइनस 3 और 4 है इनका स्क्वायर का समेशन यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर उससे चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो देखो मैं अब दूसरा तरीका बताता हूँ। ये भी कार्टेशियन फॉर्म में, इसको आप लिख लो वेक्टर फॉर्म में, तो कैसा हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट, ये जो 2 है वो बन जाएगा 2i माइनस 3 j, और ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 6। अब आप बोलोगे यार ये एक्स वाई जेड ये मैं कहाँ खा गया, है ना, एक्स वाई जेड, तो जो एक्स वाई जेड है ना वो इसमें चले गया आर वेक्टर में, क्योंकि आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई केप, वाई जे केप और जेड के केप। ठीक है, इसको जब आप वापस सोल्व करोगे ना इसको, तब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आप यहीं पे पहुंच जाओगे। अच्छा, ये ऐसा हो गया आर वेक्टर के साथ, ये एन वेक्टर है, अभी ये एन केप नहीं है, हमें डायरेक्ट ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एन केप होना ज़रूरी है। अभी क्या है वहाँ पे एन वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ, ऐसा हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 2i केप माइनस 3j केप प्लस 4k केप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, उसमें भी ये था 2i माइनस 3j 4k, 2i माइनस 3j 4k। तो इसको मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, √29 से, है ना। इधर भी मैंने √29 से डिवाइड कर दिया, और इधर भी 6/√29 हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसा बन गया ये। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में तैयार हो गया, ये हो गया आर वेक्टर डॉट एन केप इक्वल टू डी, ऐसा बन गया। तो अब यहाँ पे जो डी होता है ये क्या होती है, ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो यहाँ पे डी का काम कौन कर रहा है, 6/√29, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू 6/√29, ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या किया, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करके फिर ऐसे एन केप निकाला। आप इसको मतलब डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, आप यहीं पर इस √29 से डिवाइड कर देते, तो 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, यहाँ पर भी √29 और यहाँ पर भी √29, ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये कैसा इक्वेशन होगी, 2x/√29 माइनस 3y/√29 प्लस 4z/√29 इक्वल टू 6/√29। ये ऐसा हो गया Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू डी। तो ये क्या मिल गया हमें, डी मिल गया ये। ठीक है, तो हम वेक्टर में कन्वर्ट ना करके वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उस केस में भी हमें ये जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है उनका मतलब स्क्वायर करके जोड़ के रूट लेके डिवाइड करना पड़ता है दोनों तरफ। तो चलो डिस्टेंस तो मिल गई हमें, ये ऐसा करो या वैसे करो, डिस्टेंस तो मिल गई। आर वेक्टर के साथ मैंने एन केप बना लिया, तो इधर डी बन जाता है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस और भी थे कि ऑल्सो फाइंड डी आर एंड डी सी। देखो डी सी क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। जब हम यहाँ पे इसको बनाते हैं ना एन केप, तो ये जो आई जे के इनके साथ जो नंबर होते हैं ये अपने वही होते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, मतलब एल एम एन, आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, ये एल, ये एम और ये एन, डायरेक्ट सीधे सीधे डायरेक्शन कोसाइन मिल जाते हैं हमें यहाँ पर, है ना। यहाँ पे जो ये है ना एल एम एन, ये है डायरेक्शन कोसाइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल एम और एन, ये क्या है, डी सी। अच्छा, ये किसके डी सी है, डायरेक्शन कोसाइन किसके हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है ना उसके। ठीक है, मतलब एन केप के। अच्छा, तो डी सी कितने हो गए, 2/√29 माइनस 3/√29 एंड 4/√29। ये क्या मिल गया हमें, डी सी। हमें क्या चाहिए, डी आर। तो मैं क्या करूँगा, डी सी से जब डी आर निकालते हैं इनको हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेमडा एल, लेमडा एम, लेमडा एन। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, डी आर बन जाएगा। और मैं लेमडा की वैल्यू ले लूँगा √29, तो इनका √29 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 - 3 4। ये तो मैंने बोला था 2 - 3 4। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे घुमा फिरा के भी निकाल सकते हो। अब से याद रखना, अब से आप ना इन चीज़ों को लिंक करो यार, तभी आएगा मज़ा। जैसे मैं 2D में जाता हूँ एक बार के लिए, 2D, y बराबर mx प्लस सी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये मैंने दो फॉर्म लिखी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है।
इसमें इस लाइन की, ये लाइन की इक्वेशन ही है, आप सब लोग समझते हो कि ये लाइन की इक्वेशन ही है। तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी और यहाँ मिलेगी। ये क्या है, स्लोप। डायरेक्शन मतलब क्या, स्लोप, समझ गए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने इस बात पर पहले भी जोर दिया था कि जब जैसे मैंने 3D में अब आपको लाइन पढ़ाई, उसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और ये कार्टेशियन फॉर्म। 3D वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन ऐसी दिखती है। इसमें डायरेक्शन कहाँ है, लेमडा के बगल में जो बैठा ना बी वेक्टर, ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। और अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में डाल दें, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये जो ना ए बी सी, ये है इसके डायरेक्शन, मतलब वही डायरेक्शन रेशो समझ लो, डी आर समझ लो आप, ठीक है। तो वैसे ही अब आप याद रखना कि जो ये प्लेन होता है, ऐसे एक्स वाई जेड, ये जो प्लेन है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन है 2 -3 4, ये है डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, ये डायरेक्शन का, प्लेन में डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। प्लेन में डायरेक्शन का मतलब है प्लेन के परपेंडिकुलर वाली चीज़, ठीक है। तो इन चीज़ों को लिंक रखना ना। हाँ, तो ये परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो अब यहाँ से, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वो जोड़ के √29 बन जाएगा, वो इन तीनों में डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन वाली बात तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कहीं ना कहीं पिछले वाले वीडियोज़ में। तो अब देखो दोस्तों, अब हम एक और तगड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं। आई थिंक इस एग्जाम्पल से खतरनाक और कुछ बन नहीं सकता यहाँ पर ना, मतलब ये भी आसान ही है, आसान तरीके से सीखेंगे इसको, लेकिन इसमें ना वो लाइन भी काम आएगी, प्लेन भी काम आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग हिल सकता है। लेकिन देखो समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बाकायदा इसका एग्जाम्पल है, साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज के अंदर इसका क्वेश्चन भी है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, और आज हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो वर्ड है ना, ये इस क्वेश्चन को ना अलग ही लेवल पे ले जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब जैसे ये प्लेन है तो यहाँ से हम डाल रहे हैं परपेंडिकुलर ना, यहाँ से डायरेक्ट परपेंडिकुलर, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई हमें पैर नहीं ढूंढने, हमें एक बस पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर वो परपेंडिकुलर जाके लगता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। इस प्लेन पर, जैसे मैं थोड़ा डायग्राम वगैरह बना लेता हूँ, समझो कि ऐसा है ये प्लेन, समझो कि ऐसा ऐसा कुछ बन गया ये, ठीक है। इस प्लेन पर हम डाल रहे हैं यहाँ से इस पर हम डालेंगे परपेंडिकुलर, ऐसे थोड़ा और आगे तक ले जाते हैं, यहाँ तक ऐसे हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट P, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं। ये वाला ओरिजिन हो गया 0,0,0, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये P पॉइंट हमें पता करना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब हमें यहाँ पर अब P पॉइंट पता करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट P हमें पता करना ना, इस पॉइंट P को मैं मान लेता हूँ। पॉइंट P क्या है, x1 y1 z1, ऐसा मैं मान लेता हूँ। मेरे को पता नहीं है क्या है, ये तो मेरे को पता करना है, तो इसको मैंने ऐसा मान लिया, ऐसा लेट कर लिया, ठीक है दोस्तों। और जो O है वो क्या है अपना 0,0,0 है ना, ये एक ऐसा बन गया OP वेक्टर बन गया। क्या बन गया, एक OP वेक्टर। अब ये जो OP वेक्टर है ना, इसके जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं वो क्या होंगे, ये O यहाँ पर है 0,0,0 और P यहाँ पर है x1 y1 z1, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो देखो, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक पॉइंट यहाँ हो और एक पॉइंट यहाँ हो, 2 पॉइंट हो तो उनको मिलाने वाला जो वेक्टर है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे कि x में कितनी कितनी बढ़ोतरी होगी, y में कितनी होगी, z में कितनी होगी, वो ऐसा अंतर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, OP का O है 0,0,0, P है x1 y1 z1, तो डायरेक्शन रेशियो जाएंगे x1 - 0 y1 - 0 z1 - 0, मतलब x1 y1 z1, यही बन जाएंगे dr। ये क्या हो गया, dr किसके, OP के। OP के dr क्या है, ये x1 y1 z1, ठीक है दोस्तों। और अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया, पिछला एग्जाम्पल देखो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, कि ये थी अपनी प्लेन की इक्वेशन 2 - 3 4 z है ना, ऐसे है 2x - 3y + 4z -6 = 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये 2 - 3 4 है कि नहीं है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, ये अपना प्लेन यही है, ये जो प्लेन की इक्वेशन है ना, ये इसी की इक्वेशन है। और यहाँ पर जो ये होंगे
2 - 3 एंड 4 ये क्या होंगे? देखो ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसा होगा, है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसा होगा। ये क्या है अपना एन वेक्टर है, क्या है एन वेक्टर। ये एन वेक्टर क्या होगा? यहाँ पर आप आई जे के लगा दो इनके साथ में, 2i - 3 j k + 4 k। और स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये जो एन वेक्टर है इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, है ना, डी आर ऑफ एन वेक्टर, वो क्या होंगे? ये जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है ना, 2 - 3 4 ये हो जाएंगे, 2 - 3 एंड 4 ये हो गया। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी इधर की तरफ लिख देता हूँ। देखो इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं कि ये जो प्लेन है, कौन सा प्लेन, ये इक्वेशन दे रखी है ना, 2x - 3y + 4z - 6 = 0 के परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब एन वेक्टर के डी आर, इसके डी आर क्या होंगे? ये यहाँ पर आप x का जो कोएफिशिएंट है y का z का है ना, ये आ जाएगा सीधा सीधा 2, -3, 4 ये आ जाएंगे, ठीक है। तो OP के डी आर क्या है, मतलब O से लेके P तक इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? x1 y1 z1। और जो आगे एन वेक्टर जा रहा है उसके डी आर क्या है? 2 - 3 4। ये कहाँ से आए? सीधा सीधा x के जो y और जो z है ना, इनके कोएफिशिएंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इतना आसान है यहाँ से चीज़ों को निकालना। जैसे हम बोलते थे कि यार वो स्लोप क्या है, हम 2D में बोलते हैं ना स्लोप क्या है, तो x का कोएफिशिएंट क्या होता था? m, वो स्लोप हो जाती थी। वैसे यहाँ पे x y z तीनों के जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाते हैं? डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, ठीक है, प्लेन के अंदर। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझो कि OP और n वेक्टर, OP वेक्टर इज पैरेलल टू n वेक्टर, है कि नहीं है? ये बताओ आप, OP वेक्टर और n वेक्टर पैरेलल है या नहीं? OP वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसी के, क्योंकि OP जो है ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो n वेक्टर है ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। ये बात है। देखो मैं एक ये तो ऐसे बना लिया कि एक OP, P यहाँ पे ख़त्म हुआ तो n आगे से चालू हो रहा है। n वेक्टर जरूरी नहीं मैं यहीं पे बनाता, n वेक्टर मैं इधर की तरफ भी बना सकता था ऐसे, लेकिन n वेक्टर जहाँ पर भी मैं बनाता वो होता OP के पैरेलल ही। अब यहाँ पर ये बीच में प्लेन है और दो वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है, एक OP और एक n वेक्टर। तो ये ऐसा कुछ हो गया, जैसे मैं ये पेन बना, एक ये ढक्कन ले लिया और एक ये पेन ले लिया मैंने, है ना। तो ये जो कॉपी है ना आपके सामने जो दिख रही है, आपको कैमरा में जो दिख रही है, वो उसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों, ये भी और ये भी। जब दो लाइंस एक ही चीज़ के परपेंडिकुलर होती है, एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे OP वेक्टर n वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2, उनका जो रेशियो होता है ना वो क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? मतलब उनका रेशियो बराबर होता है, वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ कि ये दोनों पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP वेक्टर इज प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n वेक्टर। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इनके रेशियो बराबर होंगे। तो जैसे OP वेक्टर क्या है? OP वेक्टर क्या है? x1 y1 z1, है ना, इसके हैं x1 y1 z1, और n वेक्टर के क्या है? 2 - 3 4, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके हैं x1 y1 z1, इसके हैं 2 - 3 एंड 4। तो ये दोनों पैरेलल है तो इनका रेशियो बराबर हो जाएगा, मतलब x1 के नीचे 2, y1 के नीचे -3 और z1 के नीचे 4, ऐसा हो गया रेशियो बराबर। क्या हो जाएगा? x1/2 बराबर y1/-3 बराबर z1/4, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर तीन चीज़ें बराबर आ जाती है ना, तो मैं यहाँ पर एक और नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे आप समझ रहे हो ना, जैसे मैंने लाइन की इक्वेशन होती है, तो जैसे ये लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? लेमडा ले लिया यहाँ पे बराबर, है ना। ये एक मदद करता है अपने लिए। जैसे यहाँ पर हमें क्या चाहिए? ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट तो हमें नहीं पता, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? पी यही तो है ना, x1 y1 z1 ये माना है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या ले लेता हूँ? लेमडा ले लेता हूँ। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई? x1 की वैल्यू आ गई है 2 लेमडा, y1 की वैल्यू कितनी आ गई? -3 लेमडा, और z1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 लेमडा, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज हमें ऐसे मिल गई, ऐसा हुआ। अब देखो यार, ध्यान से देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्योंकि पॉइंट P कौन सा है? x1 y1 एंड z1 लाइज ऑन द प्लेन ऑल्सो। जो पॉइंट P है ये इस परपेंडिकुलर पे लाई नहीं कर रहा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है,
तो ये जाके सीधा सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ना, तो ये पी पॉइंट हमें पता करना जहाँ पर यहाँ से ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर उस पर जाके लग रहा है ना। तो पॉइंट पी हाँ लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है, और पॉइंट पी इस प्लेन पर भी है। तो जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है ना x1 y1 z1, वो इस प्लेन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन ये है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। तो प्लेन की इक्वेशन लिखता हूँ मैं 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे जो पॉइंट्स है x1, यहाँ पे x ये डाल देंगे इसके अंदर ना, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो क्या बन जाएगा 2x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे x1 निकाल ही लेंगे यहाँ से, देखो x1 यहाँ पे निकालेगा 2 लेमडा, तो 2 इंटू 2 लेमडा जाएगा, फिर माइनस 3 y1 की जगह माइनस 3 लेमडा जाएगा, माइनस 3 लेमडा, फिर 4 z1 की जगह क्या आ जाएगा 4 लेमडा आ जाएगा, फिर माइनस 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 4 लेमडा माइनस माइनस 3, तो माइनस 3 हो जाएगा प्लस का 9 लेमडा, और ये 16 लेमडा इक्वल टू ये 6 उधर चला गया। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल 29 लेमडा इक्वल टू 6। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 6/29। यहाँ पर लेमडा की वैल्यू हमें मिल गई। हमें जो पॉइंट चाहिए ये P x1 y1 z1, तो जो P के कोऑर्डिनेट्स है ना x1 y1 z1, उनकी वैल्यू क्या है 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा और 4 लेमडा, 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा और 4 लेमडा। लेमडा की वैल्यू आ ही चुकी है, तो लेमडा की वैल्यू डाल दो यहाँ पर। P क्या हो जाएगा 6/29 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6/29, यहाँ पर भी 6/29 और यहाँ पर भी 6/29। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 2 इंटू 6 12/29 कोमा, ये 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, माइनस का 18/29, 4 इंटू 6 ये 24/29 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये पॉइंट हमें मिल गया, दिस इज फोटो परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। मैं बताता हूँ कैसे कैसे किया यहाँ पर। अपना मेन पर्पज क्या था, मेन पर्पज ये था कि ये जो पॉइंट है ना P, ये उठाकर इसके जो कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ये उठाकर हमें इस प्लेन के अंदर डालने हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट P उस पर भी लाई करता है। ठीक है, अब यार इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 अगर मैं ऐसे उठा के डालूंगा तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, O से ये परपेंडिकुलर तो है ही, ये n वेक्टर ना ये भी परपेंडिकुलर है। और n वेक्टर कैसे मिलता है हमें, ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये वाई वाले ये प्लेन वाले जो एक्स वाई जेड है उनके कोएफिशिएंट्स हम यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो n वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, वो तो सिंपल है निकालना, पड़े रहते सामने पड़े रहते हैं। एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है ना 2 -3 और 4, यही हो गए n वेक्टर के डी आर। ओपी वेक्टर इसके डी आर क्या होंगे, तो ओ पता है 0 0 0, पी पता है x1 y1 z1, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज तो बस इनको माइनस करना होता है। 2 पॉइंट जब आपको मिल जाते हैं ना तो डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत आसान होता है, उनके कोऑर्डिनेट्स को बस माइनस कर दो। तो मुझे ओपी के भी डायरेक्शन रेशियो मिल गए, और जो एन वेक्टर है इसके भी डायरेक्शन रेशियो मिल गए, यहाँ से 2 3 -4 से, है ना। तो उन दोनों को मैंने ना फिर क्या कर दिया, क्योंकि ओपी वेक्टर और एन वेक्टर क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो वो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होने का मतलब उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। रेशियो को बराबर कर दिया, और साथ में मैंने लेमडा भी ले लिया। इससे मेरे को ना बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, नहीं तो फिर मेरे को ऐसा करना पड़ता भाई, यहाँ से y1 इन दोनों से y1 की वैल्यू निकाल लेता x1 की टर्म्स में, फिर x1 और z1 से मेरे को z1 की वैल्यू निकालनी पड़ती x1 की टर्म्स में, तो फिर पूरी इक्वेशन यहाँ पे x1 में हो जाती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो अगर 3 चीज़ें बराबर हो तो आप चौथी और ले लिया करो, चीज़ें आसान ही होती है ऐसा करने से। ठीक है, तो फिर बाद में सेटिस्फाई करवा करोगे इसको, x1 y1 z1 यहाँ पे रख दिया, पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, और x1 y1 z1 की जगह अभी जो लेटेस्ट हमने जो प्रोपोर्शनल करके जो चीज़ें निकाली थी ना वो मैंने डाल दी यहाँ पर, लेमडा की टर्म्स में आ गया, लेमडा आ गया, तो फिर काम जल्दी आसानी से हो गया। ठीक है, तो ऐसा हमने ये फोटो परपेंडिकुलर ऐसे हम निकालते हैं। तो दोस्तों अपना ना ये पहली वाली फॉर्म हो चुकी है नॉर्मल फॉर्म, इसमें हमने वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों चीज़ें देख ली है ना। जैसे ये आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये वेक्टर फॉर्म हो गई। यहाँ पे जो एन कैप है ना ये डायरेक्शन है, और जो डी है ये क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, और इसी की कार्टेशियन फॉर्म ये है। दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं इस प्लेन की इक्वेशन कब
जब गिवन क्या हो, एक पॉइंट गिवन हो और डायरेक्शन गिवन हो। अब ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या होगी, एक प्लेन के लिए डायरेक्शन का मतलब क्या है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसकी फिर हम वेक्टर और ये कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। तो देखो ये है अपना टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। जब गिवन क्या हो, एक पॉइंट, प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, है ना, यहाँ से इस पॉइंट से ऑब्वियसली अपना प्लेन पास करेगा, और एक डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ऑब्वियसली इस प्लेन के परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है ये। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, यहाँ पर जो पॉइंट है ए, ये पॉइंट यहाँ पे दे रखा है हमें, है ना, वन पॉइंट जहाँ से ये अपना प्लेन गुजरता है, तो पॉइंट ए है वो इसी प्लेन पर लाई कर रहा है ए, और स्मॉल ए वेक्टर ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, और कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1 z1। ए के कोऑर्डिनेट से समझो आप इसको, मतलब कोऑर्डिनेट से हम चीज़ों को जल्दी आसानी से समझ लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1, तो ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ए वेक्टर, वो कुछ नहीं होता, वो बस यहाँ पे आप i j के ऐसा लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा फिर एन वेक्टर है ना, एन वेक्टर मतलब क्या, इसके परपेंडिकुलर, वो समझ लो कि ये है कैपिटल ए आई केप प्लस बी जे के प्लस सी के यहाँ पे सब कैपिटल में ए बी सी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो जब हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए और उसके ऊपर उपस्थित एक पॉइंट मिल जाए, तब इसकी जो इक्वेशन होती है वो हम ऐसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं। जो पॉइंट मिला है हमें, देखो यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो ये ए वेक्टर ना, ये है पॉइंट, और ये जो एन वेक्टर है ये है इसकी डायरेक्शन। आप समझ रहे हो, जब भी मैं प्लेन में डायरेक्शन की बात करता हूँ तो वो मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करता हूँ ना। डायरेक्शन मतलब कौन सी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये आया कहाँ से, तो इसमें तो देखो ऐसा है कि यार जो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना, आर वेक्टर हम इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं ऐसे मान लेते हैं। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये वाला वेक्टर हो गया, है ना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ये तो इस प्लेन पर ही है, और ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो जैसे मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि जैसे दो लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनके दोनों का डॉट जीरो होता है। वैसे यहाँ पर है, ये आर वेक्टर यहाँ है, ये तो पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, दोनों पॉइंट पॉइंट से मैंने इस लाइन का वेक्टर निकाल लिया फाइनल माइनस इनिशियल करके, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये अब एक लाइन का वेक्टर हो गया, है ना, जो ए से चालू हो रहा है और आर पे खत्म हो रहा है। अब ये लाइन और ये जो एन वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर है, दूर दूर लग रहे होंगे लेकिन हम एक्चुअली फ्री वेक्टर पढ़ते हैं। तो एन वेक्टर वो वहाँ पर बना हुआ है उतनी दूर, उसको आप किसका के पास में ले आओ और पास पे, यहाँ पे आर के ऊपर ला के खड़ा कर दो। तो ओवरऑल क्या मतलब है, आर माइनस ए ये जो वेक्टर ये है तो यार प्लेन पर ही ना, और जो एन वेक्टर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, तो इन दोनों का जो डॉट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया आर माइनस ए और वो हो गया एन वेक्टर। तो आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो, और यही बन जाती है अपनी इस प्लेन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। तो देखो चीज़ों को समझना बहुत आसान है, आप समझो इस बात को, बहुत आसान है यार। ये फॉर्मेट क्या कहता है, सीधी सीधी बातें बता देता है ये फॉर्मेट, कि भाई ऐसा बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि भाई अपना जो प्लेन है ना वो यहाँ से x1 y1 z1 यहाँ से पास हो रहा है, तो ये ए क्या बन जाएगा, x1 i केप प्लस y1 j के प्लस z1 k केप, उसको हम यहाँ पे रख देंगे डॉट, ये एन वेक्टर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई जो अपना प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर या फिर इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ये है, तो वो भी हमें मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, वही बात कि 2D में हम जब पढ़ते थे ना तो हम पूछते थे कि भाई स्लोप कहाँ है, स्लोप मतलब डायरेक्शन कहाँ है, तो हम x के बाजू में ढूंढ लेते थे स्लोप को। वैसे ही प्लेन की इक्वेशन जब गिवन हो तब आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो स्लोप कहाँ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो बाहर की तरफ एन वेक्टर है ना यही स्लोप है, आर माइनस है, आर तो वेरिएबल है ना, आर ये जो मैंने आर माना ना ये वेरिएबल पॉइंट है, किसी वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये, तो ये तो घूमता रहेगा। बाहर की तरफ जो एन वेक्टर मल्टीप्लाई है ना यही डायरेक्शन है, और कौन सी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो एन वेक्टर है वो क्या है, कैपिटल ए बी सी, ठीक है। तो अंदर से जो भी आई जे के वाली चीज़ें निकलेगी, तो आई वाली चीज़ जो निकलेगी ना उसके साथ में इसका आई वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आर क्या है, एक्स वाई जेड, ए क्या है, x1 y1 z1, तो x माइनस एक्स वन उसके साथ में इसका वाला आई वाला कौन सा, a, x माइनस एक्स वन के साथ में a आ जाएगा। ऐसे y1 ये j वाली चीज़ें हैं, पहले ये b j था और ये y माइनस वाई वन जे केप इसके साथ, तो j वाली ये डॉट प्रोडक्ट है तो j वाली बच जाएगी, फिर k वाली बच जाएगी, ऐसे मिल गया हमें, ठीक है। तो ये भी आसान है और ये भी आसान है। अच्छा डायरेक्शन इधर की तरफ कहाँ मिलेगी, ये a b और जो c, ये 3 नंबर है ना,
यही क्या है, अपने डायरेक्शन वाली चीज़ें हैं। आप इन ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हो, इसको आप डी भी बोल सकते हो। और ये प्लेन कहाँ से गुजर रहा है, तो वो जो चीज़ है वो मतलब कोऑर्डिनेट्स वो यहाँ पर अंदर की तरफ होंगे, x माइनस x1 है ना, x में माइनस हो रहा होगा, y में माइनस हो रहा होगा, z में माइनस हो रहा होगा z1। तो अब इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सीधा सीधा फ्रेमिंग का क्वेश्चन, इसको अप्लाई करना सीखो आप तो याद हो जाएगा ये। फाइंड दी वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, दोनों बतानी है, ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस 5,2,-4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज ये। तो ये तो नॉर्मल बात है, देखो ऐसा है, क्वेश्चन में क्या बोला, देखो ये प्लेन है, ये इसकी इक्वेशन हमें बतानी है। तो डायरेक्शन रेशियो दे रखे किसके, परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये जो प्लेन है ना, प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज ये लाइन है। ये जो प्लेन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। ये अपना जो प्लेन है वो इस क्या है, लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन के डी आर क्या है, ये दे रखा ना, लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज। आगे वाला स्टेटमेंट अब पढ़ लो आप, 2, 3, -1, 2, 3, -1। तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। और यहाँ पर क्या बोला कि थ्रू दी पॉइंट 5,2, -4, इसके ऊपर कोई पॉइंट है 5,2, -4। तो इसकी इक्वेशन सबसे पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये पॉइंट है, तो जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे x y z के साथ माइनस में आएगा। और जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है एन वेक्टर, जो कि कैसा है, a i k प्लस b j k प्लस c k कैप, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर बाहर a b c यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगा, जैसे कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 2 और -4 है ना, तो x -5 y -2 और z +4 ऐसा बन जाएगा। क्योंकि ये -4 है ना, तो ये z -4 z +4 हो जाएगा। अच्छा, इनके बाहर यहाँ यहाँ और यहाँ क्या आएंगे, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना इसके डायरेक्शन रेशियो जाएंगे कितने, 2, 3, -1। यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 3 लग जाएगा और यहाँ पे -1 लग जाएगा। यहाँ पे प्लस और इक्वल टू RHS में क्या बोलते हैं हम, 0। RHS में क्या है, 0। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको हम फिर सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करो या रहने दो, चलो कर लेते हैं। ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 3y और ये कितना हो गया -z। यहाँ से अब कांस्टेंट को अलग लिख लेता हूँ, RHS में लिख लेता हूँ कांस्टेंट्स को। ये कितना हो गया -10, ये -6, -16 हो गया और ये -4 तो -20 हो गया। RHS में जाएगी 20 ऐसा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये कार्टेशियन फॉर्म थी, अब हम देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। तो देखो वेक्टर फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करना आसान ही है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, ये होती है, एक बार लिख देता हूँ, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ये a वेक्टर है ना, ये वाला है a वेक्टर, ये पॉइंट, और जो n वेक्टर कैपिटल N वो है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, वो ये है। n वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे ना वो ये है। तो वहाँ से n वेक्टर पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके साथ i j k लगा दो तो n वेक्टर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, r वेक्टर माइनस ये क्या बोलते हैं अपना a वेक्टर, उसकी जगह आ जाएगा 5, 2, -4। लेकिन वेक्टर है तो i j के लगा के आएगा, तो -5 का क्या बन जाएगा 5 i कैप, ये 2 है, लेकिन यहाँ पे a वेक्टर के आगे माइनस लगा तो बन जाएगा -2 j कैप। फिर -4 है, इसके साथ k कैप लगेगा, -4 है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ पहले से, तो माइनस और वो -4 बन जाएगा प्लस का 4, और तीसरा नंबर तो यहाँ पे लग जाएगा k कैप डॉट n वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, ये 2, 3, -1 नॉर्मल, तो 2i कैप प्लस 3 j कैप -1 है तो माइनस का k कैप इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो अंडरस्टैंडिंग सी डेवलप होती है ना, तो आप ये चीज़ों को पकड़ने लग जाओगे, फिर तो मज़ा आने लग जाएगा आपको। तो ये थी अपनी दूसरी फॉर्म, जिसमें हमें एक पॉइंट और एक डायरेक्शन गिवन हो। तो देखो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये वाला गिवन 1 पॉइंट और एक डायरेक्शन, इसके हमने वेक्टर फॉर्म भी देखी, r-a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, और ये भी देखा a b c बाहर रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब हम देखते हैं अगली फॉर्म, जिसमें हमें गिवन क्या होगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वैसे मेथड काफ़ी लंबी है, लेकिन इसको बस देखेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह इसमें नहीं करेंगे, इसमें वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों देखेंगे। तो देखो दोस्तों, ये अपनी थर्ड कैटेगरी में ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जब क्या हो, गिवन हो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, प्लेन नहीं यार, पॉइंट्स होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, पॉइंट्स। अच्छा, नॉन कोलिनियर क्यों, जैसे नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, कोलिनियर मतलब लाइन में होना,
और नॉन कोलिनियर मतलब अलग अलग तरह, ऐसे ट्राइंगल जैसा बना ले, है ना, लेकिन एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं 3 कोलिनियर पॉइंट ले लूँगा ना, जैसे मैं यहाँ पर एक कैसे बताऊँ आपको यार, 2D होता, अभी आप सामने होते तो मैं बता देता, लेकिन देखो कोशिश करते हैं, चलो। इसकी तो काफ़ी बड़ा है, इसको और छोटा कर लेता हूँ और इसको ऐसा बना लेता हूँ। देखो भाई, हाँ ऐसा समझो, जैसे अभी आपके सामने ना ये है एक प्लेन है, तो इसको 2 प्लेन समझो, यहाँ पर ये है ना, ये यहाँ से इसको मोड़ लेंगे हम, है ना। अभी ये हाँ, थोड़ा ऐसे मोड़ के दिखा देता हूँ मैं आपको ऐसे, यार ये और बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। तो देखो इसको और छोटा कर लिया मैंने, हाँ अब ठीक है। ये है इनका पॉइंट, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट नहीं है, ये दोनों प्लेन पॉइंट पे नहीं मिल रहे, लाइन पे मिल रहे हैं ना। अब देखो ये ना, ये इधर ये एक अलग प्लेन है, ये क्या एक अलग प्लेन है, और ये जो प्लेन है इधर की तरफ जो ये है, ये अलग प्लेन है। समझो कि मैं तीन, अगर मैं नॉन कोलिनियर पॉइंट ना लेके कोलिनियर पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ ए, एक पॉइंट यहाँ बी, और एक पॉइंट यहाँ सी, ठीक है। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, एक लाइन में स्थित है ना, ये कोलिनियर हो गए, ये क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो इनमें ना एक प्रॉब्लम है, जब हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मिलते हैं तो हम फिर वो प्लेन एक ही होता है, यूनिक प्लेन होता है ना, एक ही प्लेन होता है, तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते। जैसे आप इसको ना अपने घर का जो गेट होता है ना, दरवाज़ा, वैसे समझ सकते हो कि भाई ये तो है दीवार, है ना, इसको दीवार ये फिक्स है, ये आपका गेट है घर का, तो आप ऐसे कैसे भी घुमा सकते हो। देखो गेट की पोजीशन ये है, तो ये पहला प्लेन हो गया, गेट की पोजीशन यहाँ है, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, पांचवा प्लेन, छठा प्लेन। अभी जो भी प्लेन है ना, ये जो गेट घूम फिर के बनाएगा, ये एक्चुअली सारे के सारे प्लेन यहाँ से तो गुजर ही रहे हैं, है ना। जो अपना गेट है वो दीवार से तो अटैच होता ही ना, वो लगे रहते हैं ना उसके साथ, वो मतलब दीवार और गेट के बीच में कुछ लगे रहे होते हैं ना, उनका नाम नहीं पता यार मेरे को क्या होते हैं वो मतलब जो गेट को दीवार से ऐसे चिपकाए रखते हैं ना, बांधे रखते हैं। तो वैसे समझ लो एक यहाँ पे बांध रखा है ए पॉइंट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो जो भी ये गेट जितना भी घूमेगा, जितने भी ऑल पॉसिबल इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल यहाँ पे प्लेन्स बन सकते हैं, जितने भी प्लेन्स बनेंगे सब के सब ए बी सी से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स ले लूँगा, तो जो नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे जो कि इनसे पास होंगे, वो क्या होंगे, इन्फिनिट होंगे। कितने होंगे, इन्फिनिट। क्योंकि आप ऐसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इन्फिनिट प्लेन्स बन सकते हैं। सब अलग अलग होंगे लेकिन बहुत सारे बनेंगे। तो फिर वो फ़ायदे वाली बात नहीं है, नॉन कोलिनियर से काम, मतलब कोलिनियर से काम नहीं चलेगा, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ये, अब ये जो ना ये पेज आपके सामने, इसी पर ए है, इसी पर बी है, इसी पर सी है। अब मैं इस पेज को अगर ऐसे उठाऊंगा तो ये सी हवा में आ जाएगा, ये पॉइंट फिक्स रहने चाहिए। पॉइंट्स फिक्स रहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो मैं ऐसे करके एक ही प्लेन निकाल पाऊंगा, यूनिक प्लेन। ये क्या होगा, एक ही प्लेन अपना होगा, एफ प्लेन होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम इक्वेशन निकालना ये सब सीखते हैं, तो वैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप इसका फॉर्मेट याद रखोगे तब भी चल जाएगा, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इक्का दुक्का क्वेश्चन, और बोर्ड में तो इसका कभी क्वेश्चन देखा नहीं गया। तो देखो ये जो प्लेन है, इसके तीन, इस पर उपस्थित 3 पॉइंट है, गिवन क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जहाँ से प्लेन गुजरता है, ए बी और सी, ठीक है। ये पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, इनके पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। इनके साथ में हम आई जे के लगा देंगे तो हमें ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो ये इक्वेशन ना, ये इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो इसको साइड बाय साइड समझो ऐसे, इसका जो ना ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये आपको दोनों का सेम फॉर्मेट सा लगेगा। देखो ये जो प्लेन था ये भी एक, कम से कम एक पॉइंट से गुजरता था, यहाँ तो अब 3 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट ये है ए वेक्टर, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स माइनस ए, सॉरी आर माइनस ए वेक्टर ना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वो यहाँ पर भी है। फिर यहाँ लगा डॉट, यहाँ पर भी लगा डॉट। अब यहाँ पर ना ये थोड़ी सी अलग चीज़ कर दी इसने, बी माइनस ए, सी माइनस ए। देखो ये इसकी जगह यहाँ पर क्या है, एन वेक्टर है। एन वेक्टर तो यार परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, तो ये भी ना, ये भी परपेंडिकुलर का जुगाड़ कर रखा है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट से मैं कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला याद आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप। ये जो एन कैप होता है ना, और ये जो ए और बी होते हैं, ये आपस में वो राइट हैंड थंब रूल फॉलो करते हैं। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल।
अगर मैं उंगलियां ए से बी की तरफ मोड़ूंगा तो जो थंब होगा ना, राइट हैंड का जो थंब होगा, उधर की तरफ अपना एन वेक्टर जा रहा होगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पर कर लिया कि ये बी माइनस ए क्या हो गया, बी माइनस ए, ये अपना ए बी वेक्टर हो गया। सी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ए से सी तक जा रहा हूँ मैं, ए सी वेक्टर हो गया। तो अगर मैं ए बी वेक्टर को ए सी वेक्टर से ऐसे करूँगा ना, ऐसे मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा इनका, तो जो थंब होगा ना, थंब उसकी डायरेक्शन में मेरा निकल चुका होगा क्या, इधर से परपेंडिकुलर एन वेक्टर निकल चुका होगा। ये एन वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, ए बी का क्रॉस ए सी का। ठीक है, तो बात वही है, आप इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ सकते हो, है ना। टफ तो अपना वो पहला वाला था, ये जो ये फॉर्मेट है ना, ये टफ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है नहीं। ये ज़्यादा यूज़फुल अपना ये वाला फॉर्मेट है। आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर पता होना चाहिए, वो इसके साथ हम डॉट करा देते हैं, जीरो ऐसे। ठीक है, तो अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर पता होना चाहिए था, हमें तो 3 पॉइंट पता है, तो फिर 3 पॉइंट से 2 वेक्टर तो निकाल लिए, इधर एक बार इससे निकाल लिया, एक बार इससे निकाल लिया, इन दोनों का क्रॉस करा दिया, तो ए बी की जगह ये आ जाएगा बी माइनस ए, और ए सी की जगह ये आ जाएगा सी माइनस ए। ठीक है, वैसे ये मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे करके इतनी सारी चीज़ें पता कर सकते हो। लेकिन ऐसा यहाँ पर ज़्यादा कोई एग्जाम्पल इसके बनते नहीं, तो हम ज़्यादा इसके क्वेश्चन करेंगे भी नहीं, मतलब इसके तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। और इसी चीज़ को कार्टेशियन फॉर्म में हम ऐसा भी लिख लेते हैं, तो ये एक अलग कहानी है, इसका तो प्रूफ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो कि भाई जो ये प्लेन है ये 3 पॉइंट से गुजरता है, ये सब यहाँ पे लिखे हुए ही हैं। और अच्छा, इसको ना आप इसको इससे लिंक कर सकते हो, देखो आर माइनस ए मतलब समझ रहे हो ना, x1 y1 z1, ये जो ए है वो इसमें भी माइनस हो रहा है, इसमें भी माइनस हो रहा है, इसमें भी माइनस हो रहा है, तो ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सब में से माइनस होंगे। आर मतलब x y z, तो x y z, बी मतलब x2 y2 z2, सी मतलब x3 y3 z3, ये तीनों आ गए, और सभी में ए माइनस हो रहा है, तो x1 y1 z1 ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो, ये भी याद रख लो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने 2D में भी पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें क्या था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऐसे एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पे मिलती है ए पर और वाई एक्सिस पर मिलती है बी पर। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स के नीचे ए आ गया, ये वाला एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ऐसा प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस को मिलता है a,0,0 पर, और वाई एक्सिस को मिलता है 0,b,0 पर, मतलब बी पर, और जेड को मिलता है सी पर। तो एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया, वाई इंटरसेप्ट बी हो गया, और जेड इंटरसेप्ट सी हो गया। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। सेम टू सेम वैसा ही जैसा कि 2D में हुआ करता था, वहाँ पे जेड नहीं था, यहाँ पे जेड आ गया, तो ये ऐसा बन गया। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करोगे, अभी नहीं करोगे तो थोड़ी देर बाद करोगे, कि 2D में जो लाइन थी ना, वैसे की वैसे मतलब बहुत सारे फॉर्मेट्स 3D में प्लेन के मिलेंगे। 3D में लाइन भी होती है, लेकिन 3D वाली लाइन और 2D वाली लाइन में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मैचिंग आपको दिखेगा नहीं। ज़्यादा मैचिंग किस में दिखेगा, 2D में जाओगे तो लाइन, और 3D में आओगे तो प्लेन, जैसे कि आपको यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में दिख रहा होगा। ठीक है ना, अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके। देखो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें क्या बताना, फाइंड एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट्स बताने। इंटरसेप्ट समझ रहे हो ना, वो एक्स के नीचे, वाई के नीचे, जेड के नीचे, वो क्या आएगा। तो लेकिन यहाँ पर जो प्लेन है वो तो उसकी तो शक्ल ही बहुत अजीब सी है। मैं तो सोच रहा था कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल होगा तो एक बी सी ये डायरेक्ट लिख के बता देंगे, लेकिन ये भी मैंने ही लिखा है, तो ठीक है कर लेते हैं इसको। देखो ये जो आर है ना, आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। 3D में वेरिएबल क्या होता है, आर, और 2D में या फिर जैसे कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ये एक्स वाई जेड ये होते हैं। आप ये आर की वैल्यू ये रखोगे यहाँ पे, फिर आई वाले के साथ, जे वाले के साथ, के वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, फिर है ना वो बन जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकते हो। जो 6i है ये बन जाएगा 6x, जो 4j है वो yj के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4y, और ये 3z इक्वल टू 12। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट।
तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आरएचएस में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अपने वाले में आरएचएस में क्या है, 12 है, तो मैं 12 का डिवाइडर लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा 6x/12 प्लस 4y/12 प्लस 3z/12 इक्वल टू 1। अच्छा, मैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ, तो 6 12 को काटेगा तो x/2 हो गया, फिर ये 4 y को काटेगा तो y/3 हो जाएगा, और इसको काटेगा तो 3 इसको काटेगा तो z/4 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो आप समझ पा रहे हो कि x के नीचे 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ, x इंटरसेप्ट क्या हो गया, 2 हो गया, ऐसे y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 3 हो जाएगा, और z इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंटरसेप्ट फॉर्म है। सीधा सीधा ही आपको ना देखो, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती ना, तब आपको थोड़ा सा काम करके, थोड़ी सी मेहनत करके उनको याद कर लेनी है। क्वेश्चंस टफ नहीं बनते उनके, बस क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और फॉर्मूले में याद नहीं होती, इसलिए ऐसा लगता है कि टफ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे हमें देखने को अच्छा देखो, हमने कहाँ तक कर लिया, हमने नॉर्मल फॉर्म मतलब ये आर वेक्टर डॉट एन के बराबर डी ए कर लिया। फिर जब एक पॉइंट और एक डायरेक्शन पता हो, मतलब ये वाला, ये पॉइंट है और ये डायरेक्शन है ना, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद में 3 कोलिनियर पॉइंट, ये तो अजीब सा था, तो इसको तो हमने ज़्यादा भाव दिया ही नहीं इसको, है ना, ये वाला था 3 पॉइंट बताओ, तो ये वाला, तो इसको ज़्यादा हमने भाव दिया ही नहीं। फिर उसके बाद में हमने देख लिया इंटरसेप्ट फॉर्म x/a y/b z/c इक्वल टू 1, उसमें भी ज़्यादा नहीं है। फिर अब हम आते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स पर, है ना। फैमिली ऑफ प्लेन्स मतलब बहुत सारे प्लेन्स एक साथ बन जाए, उसके वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म और उसके एग्जांपल्स का मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे। देखो दोस्तों, फैमिली ऑफ प्लेन्स ये क्या है, इससे हम एक चीज़ पता करते हैं कि एक ऐसा प्लेन पता करते हैं जो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। जैसे यहाँ पर P1 है और ये P2 है। आप अपनी जो किताब है ना, किताब को ऐसा बंद कर देते हो, किताब वापस खुलती तो ऐसा होता है, तो समझो कि वो उस किताब के जो पेज है ना, वो एकदम मतलब ऐसे, किताब के पेज तो जनरली ऐसे मुड़ जाते हैं ना, ऐसे मुड़ जाते हैं। समझो कि कोई ऐसी किताब जो कि मुड़ती नहीं है ना। अपना जो ऐसे समझो शादी का एल्बम है, तो उसके जो वो होते हैं ना पेज, वो एकदम टफ होते हैं, तो वो ऐसे सीधे सीधे चलते हैं ऐसे, है ना। तो आप है ना ऐसा समझो कि एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, ऐसे। तो 2 प्लेन जब मिलते हैं ना, जैसे 2D के अंदर 2 लाइन मिलती थी, तो मिलता था हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि 2 लाइन एक ही पॉइंट पे मिल सकती है। ऐसे ही 3D में 2 प्लेन जब मिलते हैं ना, तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता, क्या मिलता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना। तो अब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से और भी कई प्लेन्स गुजर सकते हैं, है ना, और भी कई सारे प्लेन्स गुजर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, एक प्लेन, एक पेज हमने उस एल्बम का ऐसे उठा दिया, एक पेज मैंने ऐसे उठा दिया, ठीक है, एक अलग प्लेन हो गया। एक इधर की तरफ उठा देता हूँ ऐसे दूर की तरफ, और एक इधर और ऊपर की तरफ उठा दिया, जस्ट ऐसे हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे प्लेन्स यहाँ से गुजर सकते हैं, है ना। देखो क्या है, प्लेन एक, वो एक प्लेन हम निकाल लेंगे, इनमें से बहुत सारे प्लेन होते हैं, उनमें से हम एक निकाल लेते हैं, लेकिन इसको प्लेन्स समझ लो भले। प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स, 2 प्लेन्स यहाँ से पास हो रहे, और यहीं से इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से और भी बहुत सारे मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स यहाँ से गुजर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ये हो गए बहुत सारे प्लेन्स हो गए, और इन्हीं प्लेन्स को क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स। क्योंकि बहुत सारे प्लेन हो गए ना, तो बहुत सारे प्लेन्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें कोई खास प्रॉपर्टी होती है, वो सारे के सारे प्लेन्स एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरते हों, तो उनको, उन सारे प्लेन्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स। भाई ये तो परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा, तो यहाँ पर ये इस कोने पर है प्लेन P1, है ना, इस कोने पर कौन सा है, प्लेन P1 है, और प्लेन P2 है, ये गिवन है, और ये भी गिवन है। हम इन गिवन प्लेन्स की मदद से जो भी यहाँ पे जो P3 P4 P5 P6 जो भी बीच बीच में सारे प्लेन्स मिलेंगे ना, हम सबकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो ये बात तो आप मानते हो कि सारे के सारे जो प्लेन्स हैं वो उसके मतलब सारे के सारे प्लेन्स क्या है, इस लाइन को सेटिस्फाई ज़रूर करते हैं, है ना, इस लाइन को सेटिस्फाई ज़रूर करेंगे। तो जो फैमिली ऑफ प्लेन्स है, उससे जो हमें नया प्लेन मिलेगा, वो उसकी इक्वेशन आप ऐसे मान सकते हो, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0, है ना। ये है न्यू प्लेन की इक्वेशन। पुराना प्लेन क्या है, P1 मतलब P1 ही नहीं है, ये होता है एक्चुअली P1 बराबर 0।
जो और एक और पुराना वाला प्लेन क्या है, P2 बराबर 0। तो ये है P3 बराबर 0। क्या है, P3 इक्वल टू 0। जो ये जो P3 है ना, अगर कोई पॉइंट P1 और P2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना, अगर कोई पॉइंट P1 और P2 दोनों को, अब देखो P1 और P2 को दोनों को सेटिस्फाई कौन सा करेगा, इस लाइन पर कोई पॉइंट उपस्थित होगा, जैसे ये A पॉइंट है वो यहाँ पर इस लाइन पर है, यही लाइन, यही जो पॉइंट A है ना, वो P1 को भी सेटिस्फाई करेगा, P2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो फिर इनका जो कॉम्बिनेशन है P1 प्लस लेमडा P2, उसको भी A पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, है ना, कोई सा भी यहाँ पर जो भी प्लेन बन रहा है, क्योंकि सारे प्लेन मैं यहीं से गुजार रहा हूँ, इसी पॉइंट से। तो ए पॉइंट यहाँ पे बन जाए, कितने सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स बन जाए, सभी फैमिली ऑफ प्लेन्स में सभी को ये ए पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे न्यू प्लेन लिखने की स्टाइल थोड़ी नई है, आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन हम ऐसे भी नए प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, P1 प्लस लेमडा P2 करके। ठीक है, तो इसी को आप चाहो तो P3 बोल दो। P3 क्या हो गया, P1 प्लस लेमडा P2। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए, लेमडा यहाँ पर पैरामीटर है, लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ हिंट गिवन होता है। लेकिन पहले इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें भी समझा देता हूँ कि भाई P1 और P2 की इक्वेशन मान लो कि हमें वेक्टर फॉर्म में मिल जाए या फिर कार्टेशियन फॉर्म में मिल जाए, तब हम ये कैसे बनाते हैं। तो देखो वो सब तो नॉर्मल है। समझो कि ये पहले ये वाला केस समझ लो कि वेक्टर फॉर्म में आपको मिल गया P1 आर वेक्टर डॉट N1 वेक्टर इक्वल टू D, है ना, D1, और आर वेक्टर डॉट N2। अच्छा, ऐसी आप बोलोगे यार ऐसी इक्वेशन तो देखी ही नहीं हमने। तो देखो दोस्तों, ये जब हमने पहली फॉर्म पढ़ी थी ना, नॉर्मल फॉर्म, तब यहाँ पर क्या था, आर वेक्टर डॉट एन केप इक्वल टू डी था, है ना। अब मैंने यहाँ पे एन केप की जगह क्या लिख दिया, N1 वेक्टर लिख दिया। मतलब एन केप कैसे आता है, इसके नीचे वो हम डिवाइड करते हैं ना, इसका एन वेक्टर के नीचे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करूँगा तो मेरे को एन वेक्टर मिल जाएगा। अगर मैं डिवाइड नहीं करूँगा तो एन वेक्टर ही पड़ा रहेगा, है ना। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करूँगा तो मेरे को एन केप मिल जाएगा। अगर मैं डिवाइड नहीं करूँगा, उसको तो डी की तरफ भेज दूंगा, तो फिर यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर ही पड़ा रहेगा। हाँ, जब यहाँ पे एन केप होता है तभी यहाँ पे जो डी होते हैं वो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। अगर यहाँ पर एन वेक्टर है तो इसको हम ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, पहले इसको यूनिट बनाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको एक जनरल लैंग्वेज में ऐसा एक प्लेन की इक्वेशन को ऐसा बोल सकते हैं। N1 वेक्टर क्या है, उसकी परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्शन, और D1 तो एक जस्ट नंबर है, अभी यहाँ पर कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं है ये। ठीक है, और ऐसे अपना P2, ये दूसरा वाला प्लेन ये है, ये P1 है ये, और ये P2 है ये वाला। तो अब जो नए नए यहाँ पर जितने भी ये फैमिली ऑफ प्लेन्स मिलेंगे, है ना, कोई भी नया अगर आपको प्लेन निकालना हो, न्यू प्लेन आपको ऐसे पता करना हो ना, ये क्या है, न्यू प्लेन, तो आप कैसे पता करोगे, P1 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो D1 है ना, D1 इसको आप LHS में ले आना, बाद में यहाँ पे डालना वैल्यू। तो P1 की जगह क्या आ जाएगा, ये आर वेक्टर डॉट N1 वेक्टर माइनस D1, फिर प्लस, तो प्लस, फिर क्या लेमडा, तो लेमडा। P2 की जगह क्या आ जाएगा, इस D2 को इधर लाके फिर यहाँ पे डालना वैल्यू, D2 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर माइनस D2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इक्वल टू 0, इधर लगा देता हूँ, जगह थोड़ी खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हम निकाल लेते हैं। अब नॉर्मल सी बात है यार, जब मैं P1 प्लस लेमडा P2 लिखूंगा तो ऑब्वियसली P1 जो कुछ सारा कुछ होगा ना वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा, और P2 वाली सारी चीज़ यहाँ पर आके हम रख देंगे। ठीक है, ऐसे जैसे ये है, अब ये कार्टेशियन फॉर्म में मिल गया हमें कि A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1 इधर D2। तो अगर हमें फैमिली ऑफ प्लेन्स निकालना हो तो जो P1 है ना, P1 उसकी जगह मैं ये डाल दूंगा। अब ये में क्या है, बराबर में ये D1 है, इसके इक्वल में D1 है, तो D1 को मैं उधर ले जाऊंगा, इधर 0 रखूंगा, इधर 0 होगा तभी मैं उठा के उसमें डाल पाऊंगा। तो P1 की जगह क्या आ जाएगा, ये A1x प्लस B1y प्लस C1z, ये D1 उधर चला गया, माइनस D1 प्लस, तो प्लस लेमडा की जगह लेमडा, जो P2 है ना उसकी जगह ये आ जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2z माइनस D2 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, फिर भी यहाँ पे जगह खत्म होगी, दो लाइन में लिखा फिर भी। खैर, ऐसे हम एक नया प्लेन निकाल सकते हैं, लेकिन जो नया प्लेन होगा वो क्या होगा, और यह है, इसको न्यू लिख लो, बोले न्यू प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। जब भी यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स की बात हो, समझ जाना ये फैमिली ऑफ प्लेन्स वाला काम कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, अब इस पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो, ये एक एग्जांपल लिया मैंने,
फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस। देखो यहाँ पे क्या बोला, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ये दो प्लेन है, ये है P1, ये है P2, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा उसका हमें कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है। यहाँ पर अब देखो, जब हम ऐसे करते हैं तो वो लेमडा आएगा, P1 प्लस लेमडा P2, लेमडा आएगा ना, लेमडा को हटाने के लिए यहाँ पे बोल रखा है एंड विच ऑल्सो पासेस थ्रू दी ओरिजिन। ये जो नया वाला जो प्लेन हमें निकाला ना, ये वाला न्यू प्लेन, दिस इज न्यू प्लेन हमें बताना है, ये नया वाला प्लेन ओरिजिन से भी गुजरता है। ओरिजिन मतलब 0,0,0, ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो लेमडा हट जाए। देखो तो अपना जो न्यू प्लेन है उसको मैं बोल देता हूँ P3, क्या बोल देता हूँ P3। तो यहाँ पर जैसे P3 इक्वल टू 0 है तो P3 की जगह क्या आ जाएगा, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। अच्छा P1 की जगह क्या आएगा, हमें कार्टेशियन फॉर्म में बताना है, तो पहले मैं P1 P2 को थोड़ा आसान भाषा में बना लेता हूँ। P1 क्या है, P1 अपना ये है R वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये मेरे को कार्टेशियन फॉर्म में आंसर चाहिए, तो इनको पहले मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो P1 की जगह क्या है, ये R के साथ में I J K है, तो जब मैं इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करूँगा तो I का कोफिशिएंट 1, J का 1, K का 1, तो ये x y z के साथ चिपक जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, उसको मैं LHS में ले आता हूँ, -6 इक्वल टू 0। ऐसे ही P2 को तैयार कर लेता हूँ। P2 क्या है, क्योंकि यहाँ पे I J K के साथ, मतलब I J K इनके साथ में 2, 3 और 4 है, तो मैं इनको x y z के साथ चिपका दूंगा तो वो कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये -5 LHS में आ जाएगा, तो प्लस का 5 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये P1 P2 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, अब बढ़िया ही है, RHS में 0 हो गया ना। हाँ, P1 की जगह ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लेमडा टाइम्स लेमडा P2 की जगह ये आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस या फिर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है ना, ये इसको आप यहीं पे होल्ड रखो और इस प्लेन को पास करवाओ, ये जो न्यू प्लेन है ना, न्यू प्लेन एंड ऑल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से भी गुजर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0,0,0 से सेटिस्फाई करवा देंगे। ठीक है, तो 0,0,0 डाल दो, ये 0 0 0 हो गया, 0 माइनस 6 प्लस लेमडा, यहाँ पे 0 0 0 हो गया, प्लस 5, 0 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो -6 प्लस लेमडा 5 बराबर 0 है, यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा 6, और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, लेमडा की मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये जाके उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया लेमडा की वैल्यू 6/5। तो अब आप ना लेमडा की वैल्यू यहाँ पर अपडेट कर दो यहाँ पर, तो आपको जो नया प्लेन है वो मिल जाएगा। तो न्यू प्लेन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 6/5, और यहाँ पर ये 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस पे एलसीएम लेके वो सोल्व करना बच रहा है यार, लेकिन मैंने यार जगह यहाँ पे कमी छोड़ी है, तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। ये 5 आके इनसे मतलब एलसीएम लेना और कुछ भी नहीं करना, x वाली चीज़ एक जगह, y वाली चीज़ एक जगह और z वाली चीज़ एक जगह। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखो दोस्तों, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन्स एक ही प्लेन में मौजूद हो, इसकी क्या कंडीशन है ये हमें बतानी है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका मतलब कई बार ऐसे कोप्लेनरिटी मतलब एक ही प्लेन में हो, है ना, एक ही प्लेन, जैसे ये है ना, ये प्लेन है अपना, ये पेज, तो इसी के ऊपर हो प्रेजेंट। जैसे मैं यहाँ पे दो पेन रख देता हूँ, अब ये दोनों प्लेन क्या है, दो लाइन्स है, और ये दोनों की दोनों जो लाइन्स है वो एक ही प्लेन में मौजूद है ना, ये आगे जाके ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो कोप्लेनर लाइन्स कौन सी होती है, जो इसको थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे बोला नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिखा यस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, वो कोप्लेनर लाइन्स होती है। और जो लाइन्स पैरेलल होती है वो भी कोप्लेनर लाइन्स होती है ना। जैसे मैं इनको होल्ड करता हूँ, ऐसे उंगलियों में फंसा लिया, अब ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, एकदम पैरेलल। तो कौन सा प्लेन होगा, ये जो ऐसा प्लेन होगा ना, ऐसा इस टाइप से जो प्लेन होगा ना, देखो ऐसे समझो, ऐसे पैरेलल लाइन से ये, तो ये जो प्लेन होगा ना, ये जो इन दोनों को होल्ड कर सकता है, ये क्या होगा, ये प्लेन इन दोनों को एक साथ रखेगा। तो दो पैरेलल लाइंस होती है ना, वो कोप्लेनर लाइंस होती है। कोप्लेनर मतलब जो एक ही प्लेन, देखो को मतलब साथ साथ,
प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, तो जो साथ साथ एक ही प्लेन में लाइन लाई करती हो ऐसी लाइंस को हम कोप्लेनर लाइंस बोलते हैं। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका मतलब कुछ लाइंस ऐसी होती है जो कि एक प्लेन में लाई नहीं करती। जैसे ये एक पेज, ये जो पहला वाला पेन है ना, ये मैंने ब्लू वाला नीचे रख दिया, और ये जो रेड वाला पेन है ये ऐसे हवा ऐसे ऊपर से गुजरा हवाई जहाज़ की तरह ऐसे, समझ रहे हो। अब ये वाला जो पेन है ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला पेन है, ये कभी भी एक प्लेन में हो ही नहीं सकते। सबसे बढ़िया तरीके से ये इनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। इसको ना मैंने यार पिछले वाले लेक्चर में बताया था आपको डायग्राम बना के। इसका डेली लाइफ एग्जांपल देखो, ये है, ये ऐसा है, ऊपर से हाईवे जा रहा है, फ्लाईओवर बना हुआ है, नीचे से कोई लोकल रोड है जिससे हम मतलब जनरली स्कूल जाते हैं, ऐसे कुछ भी समझ लो, है ना। ऊपर से फ्लाईओवर है, तो आप समझ सकते हो कि कभी भी नीचे जाने वाली जो गाड़ी है वो ऊपर ऊपर जाने वाली गाड़ी से नहीं टकराएगी, ठीक है ना, कभी भी इंटरसेक्ट करेगी नहीं। स्क्यू लाइंस क्या होती है, नॉट पैरेलल। ये दोनों रोड, ऊपर वाली रोड और नीचे वाली रोड पैरेलल है क्या, नहीं है। नेवर मीट, ये कभी मिलेगी भी नहीं, मतलब ये तो रोड है तो रोड तो आप बोलोगे मिल जाएगी, आगे से वो यू टर्न मार के आ जाएंगे, तो वैसे है ना, वैसे नहीं। हम लाइन की बात करें तो लाइन अगर ऐसी बन जाए तो कभी भी ये नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, इसका मतलब कुछ लाइंस स्क्यू लाइंस होती है और कुछ लाइंस कोप्लेनर होती है। अच्छा, इस स्क्यू लाइंस को हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, नॉन कोप्लेनर। और जो स्क्यू नहीं होती वो होती है कोप्लेनर लाइंस, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, स्क्यू लाइंस में नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कोप्लेनर लाइंस में यस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्क्यू लाइंस पैरेलल भी नहीं होती, लेकिन कोप्लेनर लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस भी कोप्लेनर हो सकती है ऐसे। तो इनमें अंतर क्या होता है, देखो भाई, स्क्यू लाइंस जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था, स्क्यू लाइंस में ना आप दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस महसूस करोगे, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली है ना। एक ये है, आप फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहे हो, पैदल जा रहे हो, समझो पैदल जा रहे हो, है ना। वहाँ से आपने एक पत्थर गिराया नीचे, तो वो क्या होगा कि वहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे आके लगेगा, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है ऐसे, जो कि उसके भी परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर। आपको इसको ना 3D में महसूस करना पड़ेगा। आपको ये लगेगा कि यार ये देखो, इसको मैं इधर पीछे की तरफ अभी ले जाऊंगा तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। वो दोस्तों ना, ये एक्चुअली 2D की लिमिटेशन है। मैं आपको एकदम इसमें 2D की फील करवा नहीं सकता। आपको थोड़ा सा इमेजिन होके मतलब इमेजिन करना पड़ेगा कि एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, ऐसा तो ये रोड भी आगे जाके मिल जाएगी ऐसे, है ना, अगर इसको पूरा बनाऊंगा तो क्या लेकिन वो क्या रियली मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना। एक रोड ऊपर से गुजर रही है एक नीचे से, तो वो कहाँ मिलेगी यार। तो यही बात है, एक ये लाइन ऊपर से गुजर रही है ये नीचे से, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो अब देखो, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना डी, इसका ये फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस जो भी हम निकालते हैं उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है। लेकिन कोप्लेनर लाइंस में क्या होता है, इनके बीच में डिस्टेंस जो होता है ना, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की वैल्यू 0 आ जाती है, इस फॉर्मूले की वैल्यू 0 इसमें हमें देखने को मिलता है। जो स्क्यू लाइंस है ना, उसमें जो डी आएगा यही आएगा, और ये कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। और स्क्यू लाइंस मतलब नॉन कोप्लेनर, उसमें ये 0 नहीं आता, कोप्लेनर में ये चीज़ें 0 आ जाती है, ठीक है। मैं इसको लिंक बना के याद करवा रहा हूँ आपको। अगर आपको ये स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला याद है तो आप ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन भी आपको याद हो जाएगी। दो लाइन है L1 ये R इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और ये जो है ना, इसको आप L1 समझ लो, इसको L2 समझ लो, ऐसा इसको L1 इसको L2 किसी को भी समझ लो। तो ये दूसरी वाली ये है A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर, ये पॉइंट है, और लेमडा के साथ जो चीज़ें होती है वो होती है इसकी डायरेक्शन, यहाँ पे म्यू समझ लो बोले, वहाँ पे लेमडा तो यहाँ पर म्यू हम ले लेते हैं, अलग अलग पैरामीटर लिख लेते हैं। तो इनमें ना ये जो डी की वैल्यू यहाँ पे 0 बन जाएगी, तो इसका जो ऊपर वाला नंबर है, नीचे वाला तो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला बच गया यहाँ पे A2 माइनस A1, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट दिस इज पॉइंट, यहाँ पे जो भी नंबर बैठा होगा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो म्यू वगैरह लेमडा के साथ होगा वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी कोप्लेनरिटी की, ये मतलब दो लाइंस एक ही प्लेन में स्थित होगी, कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होगी, ये पॉइंट माइनस पॉइंट A2 माइनस A1 डॉट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और इधर क्रॉस प्रोडक्ट है अंदर की तरफ B1 क्रॉस B2, यहाँ पे जो भी डायरेक्शन है इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, यहाँ पे डाल दो, डॉट करवा दो उसका A2 माइनस A1, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंतर से। तो अगर ये 0 बन जाएगा तो समझ जाना लाइंस क्या होगी, कोप्लेनर। अगर ये ऊपर वाला 0 नहीं हुआ तब आप इनके बीच की ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये स्क्यू लाइंस वाला कंसेप्ट लग जाएगा फिर, ठीक है। तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल डाला मैंने इसमें।
देखो क्या है, शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। हमें बताना है कि ये कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, a2 माइनस a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है ये। अब देखो यार, ये जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया ना, ये था वेक्टर फॉर्म में। ये जो इक्वेशंस है ना, ये कैसी है, वेक्टर फॉर्म में है ये इक्वेशन। लेमडा के साथ आपको डायरेक्शन मिलती है और पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्री ऑफ लेमडा, जो लेमडा से फ्री हो। वैसे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स है a2 और a1, ये हमें मिलेंगे ये ऊपर वाले x के और y के साथ जो माइनस में है ना, वो a2 a1 समझ लो। और जो b1 b2 वो मिलेंगे मैं नीचे की तरफ। तो पहले मैं नीचे वाले लिख लेता हूँ, ये नहीं, ये इसको मैं लिख रहा हूँ b1, और जो यहाँ पर नीचे वाले ये हैं अपने b2। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ अपना a2 a1, ये सब डिसाइड कर लें। चलो b1 लिख लेता हूँ पहले। तो b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हमें i j k वो तो लगाना पड़ेगा, -3i प्लस j प्लस 5k। अच्छा b2 वेक्टर कितना हो जाएगा, b2 वेक्टर ये नीचे वाली डायरेक्शन दूसरी वाली लाइन की, तो -ik प्लस 2jk प्लस यहाँ पे क्या है 5kk। ठीक है, ये हो गया। अच्छा a2 माइनस a1, ये पॉइंट्स है, यहाँ से हमने b1 निकाला ना, तो यहीं से हमें a1 भी मिल जाएगा। तो देखो a1 क्या हो जाएगा, a1 ये पॉइंट हो जाएगा। देखो x प्लस 3 है, जनरली क्या होता है x माइनस 3 होता है, वो फॉर्मेट याद करो। देखो ये वाला x माइनस x1 होता है, यहाँ पे क्या है +3 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, तभी तो +3 बनेगा। तो यहाँ से हमें -3 मिलेगा, -3 i कैप, और उसके बाद में -1 का मिल जाएगा हमें j कैप, -5 का मिल जाएगा हमें कितना 5k कैप। ठीक है। अच्छा a2 वेक्टर ये भी निकाले, तो a2 वेक्टर मतलब यहाँ वाला पॉइंट ऊपर ये वाला, तो यहाँ पर क्या है +1 है ना, तो ये मिल जाएगा हमें -i कैप, और फिर -2 है तो मिल जाएगा 2j कैप, -5 है तो ये प्लस का 5k कैप हो गया। ठीक है, b1 क्रॉस b2 ये तो हमें निकालना पड़ेगा, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। देखो पहले b1 क्रॉस b2 ही निकाल लेते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, वो डिटर्मिनेंट से i j एंड k। तो क्या क्या आएगा, देखो b1 मतलब ये वाला -3 1 एंड 5, b2 मतलब ये वाला -1 फिर 2 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। इसको सोल्व करें यार, इसको ना मैं रफ में कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह कम है, इधर कर लेता हूँ मैं। चलो डायरेक्ट आंसर ही लिख दूंगा मैं। अच्छा आई के साथ क्या आएगा, आई कैप के साथ क्या आएगा, इसके रो इसको छुपा लूँगा कॉलम को और इसकी रो को, है ना, ये ऐसे। तो यहाँ पर ये 4 नंबर मिलेंगे 1 5 2 5, तो ये 1 इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10, -j कैप, जे के साथ क्या आएगा, इस कॉलम को छुपा लूँगा मैं ऐसे। तो -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15, है ना, कितना हो गया -15, और -1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा +5, क्योंकि -5 और वो -1 फॉर्मूले वाला वो हो गया। ऐसे ही के कैप के साथ क्या मिलेगा, तो के कैप के साथ है इसके रो को कॉलम को छुपा लिया, इसके रो को छुपा लिया, -3 × 2 -6, और ये मिल जाएगा +1। तो क्या मिला, ये हो गया -5 आई कैप, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट, कितना हो गया -5 आई कैप, ये -10 और ये माइनस +10 जे कैप, और ये कितना हो गया -5 -5 के कैप। ठीक है, ये मिल गया हमें। अच्छा एक ये a2 - a1 का जिक्र है, तो वो भी निकाल लेते हैं, वो मैं इधर निकाल लेता हूँ a2 - a1। तो a2 - a1 करना तो -1 -i -3i, तो -1 और प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2i कैप। अब 2j माइनस j, तो ये मिल जाएगा प्लस का j। ठीक है, ये 5k - 5k ये मिल जाएगा 0, तो यहाँ पे 0k आ जाएगा k कैप ऐसे। ये a2 - a1 और ये अपना इधर b1 क्रॉस b2 ये मिल गया। ठीक है। अच्छा तो अब इनका क्या कराना है, डॉट कराना है। ये कंडीशन है कोप्लेनरिटी की कंडीशन, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। तो क्या है वो कंडीशन, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो a2 - a1 की वैल्यू ये है 2i प्लस j, 0k है तो उसके तो कोई मतलब नहीं है डॉट। दूसरा ये है अपना -5 i कैप प्लस 10 j कैप -5
के इनको सोल्व करते हैं, आंसर 0 आना चाहिए, है ना। आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इनको सोल्व करते हैं। देखो 2 आई वाला आई वाले डॉट है ना, तो आई वाला आई वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। 2 और -5 ये बन जाएगा -10। जे वाला जे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 है और ये 10 है, तो ये बन जाएगा +10। इधर के वाली कोई चीज़ है नहीं, मतलब 0 है, और उधर कुछ है तो वो तो 0 ही बन जाएगा। ये 10 है ना, ये कट के कितना आंसर आ गया? 0। तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी लग रही है यहाँ पर, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ऐसा प्रूव हो गया है ना। शो दैट वाला क्वेश्चन था, प्रूव ये हो चुका है अपना। इसके बाद अगला टॉपिक ये है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो इसको तो आप वैसे याद रखो, ऐसा मैंने यहाँ पे 2D का बता ही रखा है। देखो 2D में भी था ये टॉपिक कि एक पॉइंट है x1 y1, ऐसे यहाँ पर भी एक पॉइंट है और एक प्लेन है। ये पॉइंट आ गया x1 y1 z1 और ये प्लेन आ गया ये ax + by + cz बराबर d, ऐसा। तो वहाँ पर भी था, लाइन की इक्वेशन क्या है? ax + by + c बराबर 0, ये 2D में हुआ करती थी। और ये डिस्टेंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। कैसे निकालते थे ये फॉर्मूला? मॉडुलस ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना x1 y1, ये उठाकर आप यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? ax1 + by1 + c, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या आता है? ये जो x और y के जो कोएफिशिएंट है ना a और b, उनका स्क्वायर का समेशन, ये नीचे की तरफ आता है। वैसा का वैसा यहाँ पर भी होगा। ये जो पॉइंट x1 y1 z1, ये उठाकर आप इसमें डाल दो, तो क्या मिल गया? ax1 + by1 + cz1 -d। वो उधर की तरफ d था ना, उसको इधर ले आते हैं, इधर की तरफ 0 बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर तो क्या 0 है ऑलरेडी, तो वो पता नहीं चलता हमें, तो इसको हम इधर ले आते तो ये -d हो गया, ठीक है। तो इधर ला के फिर हम इसके x y z इसमें डाल देते हैं, और नीचे की तरफ √ऑफ ये जो x का y का z का यहाँ पे कोएफिशिएंट है ना, ये इक्वेशन से निकाली हुई चीज़ें वो यहाँ पर आ जाती है ऐसे, √, इन तीनों का समेशन, स्क्वायर का समेशन, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर ये है ना, ये d, ये है ये फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो इस पर एक छोटा सा एग्जांपल कर ही लेते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे 2D में था ना, वैसा 3D में। तो वही मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फॉर्मूलाज आपने 2D में लाइन वाले पढ़े थे ना, वही फॉर्मूलाज आपको 3D में प्लेन वाले जैसे मिलेंगे, है ना। 3D में लाइन वाले जैसे नहीं मिलेंगे। 3D में भी लाइन होती है ना, वो थोड़ी अटपटी सी, मतलब उसका फॉर्मेट वगैरह सब अलग होता है, लेकिन प्लेन ज़्यादा सिंपल है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड प्लेन दिस। अब यार ये प्लेन है ना, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, इसका फॉर्मूला एनसीईआरटी में वेक्टर फॉर्म का भी है, ये वेक्टर फॉर्म का भी होता है, लेकिन उसको मैंने तो आपको ऐसा बता दिया ना, 2D से लाइन और 3D में प्लेन, तो इसको ये याद रखने में ज़्यादा आसानी होती है। मैं तो इसको हमेशा यही याद रखता हूँ। आपको क्वेश्चन अगर वेक्टर फॉर्मेट में मिल जाता है तो भी आप कार्टेशियन में कर सकते हो। इसको पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, है ना। ये क्या है? प्लेन है, ये वेक्टर फॉर्म में, इसको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो r की जगह x y z आ जाएगा, और इधर अपना 6 - 3 2 है, तो 6i चला जाएगा xi के साथ, तो हो जाएगा 6x, फिर -3y, और ये प्लस का 2z इक्वल टू 4 है। 4 को इधर ले आओ, -4 बराबर 0। तो अपनी डिस्टेंस क्या बन जाएगी? ये जो 2 5 और -3 ना, ये उठा के इसमें डाल दो। x की जगह क्या आ जाएगा? 2, तो बन जाएगा 12। ये y की जगह क्या आ जाएगा, है ना, ये x की जगह ये डाल देंगे, y की जगह क्या डाल देंगे हम? 5, तो कितना हो जाएगा? -3 × 5 -15। ये -3 उठाकर मैं z की जगह डाल दूंगा, तो 2 तो है ही, और ये -3 -6 हो गया, फिर -4, तो -4 डिवाइड में, है ना। ये पॉइंट उठा के इसमें डालने होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था। आपको याद करने का तरीका ही बता रहा हूँ मैं एक तरीके से आपको। अच्छा, नीचे डिवाइड में क्या आता है? √a², ये सब मतलब x y z के साथ है ना, ये 6, इनका तो अभी कोई काम ही नहीं था। 6 -3 और 2, वो 4 को मत लिखना, बस इन्हीं को, ये 2 3 ये, तो 6 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर, और ये जो 2 है 2 का स्क्वायर, इसका √ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा? देखो ऊपर वाले को सोल्व करें तो ये कितना हो गया? ये हो गया -3 और ये -6 -9 और -4 माइनस का 13 हो गया। वैसे हम मॉडुलस लगा रहे तो वो प्लस का बन ही जाएगा। और यहाँ पे जो √ वाली चीज़ है ना, इसको सोल्व कर लेता हूँ। अरे यार, ये तो स्टैंडर्ड है। ये 6 का स्क्वायर 36, ये 9 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4, ये 40 और 9 49, 49 का √ 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो मॉडुलस है ही, तो ये बन जाएगा 13/7। देखो छोटी सी बात है, एक पॉइंट से अगर आपको एक लाइन प्लेन
प्लेन की डिस्टेंस निकालनी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला तैयार आपका। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो दोस्तों, ये अपना आज का लास्ट टॉपिक, इसमें छोटे छोटे 3 टॉपिक है लेकिन इनको हम फटाफट कर लेंगे। मेन चीज़ ये है कि हमें यहाँ पर एंगल बताना है, एंगल बिटवीन वॉट। देखो यहाँ पर क्या आ सकता है, एक लाइन और एक लाइन आ सकता है, मतलब L1 L2 आ सकता है, एक प्लेन और दूसरा भी प्लेन आ सकता है, 2 प्लेन के बीच में एंगल, एक प्लेन और एक लाइन, ये भी आ सकता है। और जैसे आप एंगल, कभी भी एंगल का जिक्र हो ना तो आपको क्या याद करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। क्या, डॉट प्रोडक्ट आपको याद करना चाहिए, और वो भी उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो याद कर ही लो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। यहाँ पर ये जो थीटा ना, यही हमें क्या होता है, एंगल के बारे में जानकारी देता है। तो जब भी एंगल का जिक्र हो समझ लेना कि वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लगेगा। अब आपको ना ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये डायरेक्शन वाली चीज़ है, ये आपको पकड़नी पड़ेगी कि डायरेक्शन आखिरकार पड़ी कहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखो एंगल बिटवीन लाइन और लाइन, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हमने लाइन की थ्योरी देखी थी तब। फिर भी मैं इसका रिवीजन करवा दूंगा। फिर प्लेन और प्लेन, ये आज हम देखेंगे। फिर प्लेन और लाइन, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, एक बार वापस मैं आपका आज के लेक्चर की स्टार्टिंग की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि एक लाइन में डायरेक्शन का मतलब क्या है, उस लाइन के अलोंग या फिर उसके पैरेलल, है ना। अब जैसे आप यहाँ से गोली दागोगे तो गोली जिस डायरेक्शन में जा रही है बस वही उसकी डायरेक्शन, वही लाइन की डायरेक्शन का मतलब है। ठीक है, जिधर जा रही है ना वही डायरेक्शन है। प्लेन में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। प्लेन में ऐसे नहीं है कि भाई प्लेन इधर की तरफ जा रहा है तो इधर ये डायरेक्शन है, नहीं। प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है ना, या परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लेन की डायरेक्शन। प्लेन में डायरेक्शन का मतलब क्या है, उसके परपेंडिकुलर जो चीज़ है वो। ठीक है, देखो, हाँ तो यहाँ पर आते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, जब हमने लाइन पढ़ा था तब मैंने ये बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। लाइन और लाइन, ये है सबसे पहली चीज़, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। समझो कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये L1 है एंड ये L2 है। यहाँ पर मैंने जो ब्लू कलर में है वो वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और आर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर। यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में जब भी हमें एंगल निकालना होता है, इन पॉइंट्स का कोई काम नहीं है, A1 A2 कोई काम नहीं है, एक लाइन A1 से गुजर रही है A2 से गुजर रही है, कोई मतलब नहीं है। मतलब है बस डायरेक्शन से। आपको याद होगा जब हमने 2D में पढ़ा था, वो 2 लाइन है ना, एक की स्लोप m1 है दूसरी की स्लोप m2 है, तो इनके बीच में जो एंगल है थीटा, वो कैसे निकालते थे, टेन थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसे करके निकालते थे। यहाँ पर ये लाइन कहाँ से गुजर रही है, कौन सा पॉइंट है, उससे मतलब है, बिल्कुल मतलब नहीं है। बस हमें डायरेक्शन से मतलब होता है, स्लोप से मतलब होता है। यहाँ पे स्लोप से ही हम एंगल निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पर हमें यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब है, इससे B1 वेक्टर से और B2 वेक्टर से, A1 A2 से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस B1 B2 का ही यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, B1 डॉट B2, B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड कोस थीटा निकालना है तो जो मैग्नीट्यूड है वो उसके डिवाइड में चले जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये बन जाता है अपने पास। तो वेक्टर फॉर्म पता हो तो आप लेमडा और लेमडा के साथ वाली जो चीज़ें ना, या फिर यहाँ पे म्यू आ जाएगा, यहाँ पर लेमडा लिखता हूँ मैं, चलो छोड़ो, ये म्यू आ जाएगा। तो ये B1 B2 से हम ऐसे निकाल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट से। यही तरीका जो है ना वो आगे भी काम आएगा, इसलिए मैं आपको ना सारी चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ। एंगल वाले सारे क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हो। आप जब कभी भी रिवाइजन करो तो इसके जो क्लास नोट्स है आप डाउनलोड करके रख लेना, तो एक जगह से आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, देखो, हाँ, अब ये लाइन की जरूरी नहीं कि इक्वेशन आपको हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही मिले, कार्टेशियन फॉर्म में भी मिल सकती है ना। ऐसे x माइनस x1 बटा A1 फिर बटा B1 फिर बटा C1, इसके नीचे A2 B2 C2 है। तो यहाँ पे जो x1 y1 z1 x2 y2 z2 ना, ये तो पॉइंट्स है जहाँ से लाइंस गुजरती है, उन पॉइंट्स का कोई काम नहीं होता। काम किसका होता है, इनका डायरेक्शन रेशियोज़ का, A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। ठीक है, तो जो अपना B1 वेक्टर है ना, इसमें आ जाएगा अपना ये A1 I कैप B1 J कैप और C1 K कैप। B2 वेक्टर की जगह ये आ जाएगा A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप। तो इन सब की, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे ना, तो वो I वाले एक जगह, ये कौन से ये J वाले एक जगह, K वाले एक जगह, ये बन जाएंगे। और नीचे की तरफ इनका क्या मैग्नीट्यूड आ जाएगा, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर ऐसे।
तो ये आप तरीका समझ पा रहे हो, हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। आप चाहो चाहो तो यहाँ पे ये मॉडुलस वगैरह लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बन जाएगा। अब इसके बाद में आगे आते हैं हम, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में एंगल। देखो एक प्लेन ये है P1, एक प्लेन ये है P2। जैसे ये है ना, जैसे वही बात अपने वो शादी का एल्बम वाला, एकदम हार्ड पेज होते हैं उसके, तो आप इसको ना ऐसे मोड़ सकते हो, ऐसे। तो अभी जैसे इन दोनों, जैसे मैंने ये एकदम हैंड को ऐसे कर लिया, तो अभी क्या है, ये पैरेलल प्लेन हो गए। अभी मैंने थोड़ा इसको खोला तो एंगल इनके बीच में, यहाँ वाला एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा एक्यूट एंगल सा बना, छोटा सा एंगल। अब ऐसे करूँगा तो बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा, है ना। तो एंगल का मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ वाला ये जो है ना, ये कितना एंगल बनता है, ये है थीटा। ठीक है दोस्तों, ये थीटा हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ना, ये हम कैसे पता करेंगे। तो ये P1 जो अपना प्लेन है, इसकी इक्वेशन ये है। देखो लाइन की इक्वेशन वेक्टर में से मिलती है, A1 प्लस लेमडा वगैरह, ये लेमडा वगैरह दिखते हैं, यहाँ पे लेमडा वगैरह नहीं दिखते हमें। आर वेक्टर डॉट N1 वेक्टर, ये N1 वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये इसके ऐसे समझो कि इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये कुछ इस प्रकार। और ये हो गया इक्वल टू D1 वो ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस कब होती है, जब यहाँ पे क्या होता है, एन केप होता है। ये तो चलो ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में इधर ये है, आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू D2। ये N2 मतलब क्या, इस P2 के परपेंडिकुलर। मैंने बोला था ना पहले कि प्लेन में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन होता है ना वो, ये N2, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो N2 की जो डायरेक्शन होगी वो इस P2 के परपेंडिकुलर होगी। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे बनाकर ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो हो गया अपना N1 वेक्टर, और ये इधर से निकला है, तो ये क्या हो गया अपना N2 वेक्टर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ये थीटा है ना, ये थीटा वो एक्चुअली यहाँ पर बीच में नहीं बनता, वो यहाँ पे बनता है थीटा, लेकिन अल्टीमेटली बन जाता है। आप इसका प्रूफ करोगे तो थोड़ी देर में समझ जाओगे कि कैसे कैसे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर इनको आगे की तरफ ऐसे मिला लेना, तो ये 180 या जितना भी ना, इन दोनों का समेशन 180 बचेगा, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ वाला थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, तो वो थीटा हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप मतलब कर सकते हो डेरिवेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्टीमेटली बात ये है कि अगर आप ये N1 और ये N2 है ना, N1 N2, अगर इनके बीच में ये एंगल पता कर लेते हो, तो यही एंगल क्या होता है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है, और वैसे भी प्लेन को आप इधर की तरफ भी तो बढ़ा सकते हो ना, जैसे ये एक प्लेन है इधर वाला, इसको आप इसे पीछे की तरफ भी तो बढ़ा सकते हो ना, ऐसे करके। तो ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो। बात तो एक ही है। आप जैसे मान लो एक एक्यूट एंगल आ गया 30 डिग्री, तो आप बोल सकते हो कि भाई 150 डिग्री भी होता है ना। तो बात तो दोनों ही बराबर है, सही बात है। ऐसा हम वहाँ 2D में भी करते होते थे ऐसे। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री आ गया, तो क्या इन दोनों लाइंस के बीच में 30 डिग्री एंगल है? नहीं, एक और एंगल है ये वाला 150 डिग्री। इन दोनों लाइंस के बीच में हम 150 डिग्री ऐसा भी बोल सकते हैं। तो एक आ गया तो दूसरा भी आ ही जाता है, तो वो कोई लफड़ा नहीं है। आप ये निकालो फिर ये निकालो, बस आना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हम मॉडुलस ले लेंगे तो एक्यूट मिल ही जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे इस बार, जो प्लेन है ना, प्लेन के केस में ये जो ये है, यहाँ पर मिलती है हमें डायरेक्शन, यहाँ पे है ना। हम इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे N1 और N2 का। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर के नीचे इन दोनों का मैग्नीट्यूड। लाइन में हमने डायरेक्शन कहाँ ढूंढी थी, लेमडा लेमडा के साथ इनका डायरेक्शन, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट करवाया था। प्लेन में जब दो प्लेन के बीच में एंगल पूछा जाए, तब आपको कौन सा डॉट प्रोडक्ट करवाना है, किसके करवाना है, ये आर के साथ जो मिलेंगे ना, आर के साथ ये N1 N2, इनका आपको डॉट प्रोडक्ट करवाना है, तो आपको एंगल मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, तो जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर क्या किया था, जैसे यहाँ पर नीचे A B C ये थे ना, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन के केस में हमें जो डायरेक्शन है वो हमें नीचे की तरफ A B C यहाँ से मिलती है। लेकिन यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ मिलती है, वेक्टर में तो आर के साथ मिलती है। यहाँ पर क्या मिलती है, कहाँ मिलती है डायरेक्शन, एक्स वाई जेड के साथ ही मिलती है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन्हीं के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। वैसे भी ये जो N1 वेक्टर, ये A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप ही है। आप उसकी वैल्यू डालोगे तब भी आप यहीं पे पहुंचोगे। इसका ले लेते हैं हम फिर मॉडुलस। ठीक है, तो ये तरीका मेरे को ज़्यादा आसान लगता है, ये ऐसे याद रखना, क्योंकि उसमें आप वैसे करोगे फिर बाद में उसको भी सोल्व करके अल्टीमेटली यहीं पे पहुंचोगे। तो डायरेक्टली लगा दो ना यार, एक्स के साथ वाला A1, एक्स के साथ A2, एक्स के साथ वालों को मल्टीप्लाई कर दो, वाई के साथ वालों B1 B2 को मल्टीप्लाई कर दो।
जेड के साथ वाले C1 और इधर C2, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ जाएगा। और नीचे की तरफ अंडर रूट मैग्नीट्यूड आएंगे, तो A1 B1 C1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ जाएगा और A2 B2 C2 वाला नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, बात वही है, वैसा ही वैसा बन गया जैसे लाइन में भी देखा था हमने, वैसा यहाँ पर बन गया, बस कैपिटल दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, हमने लाइन में भी पढ़ी थी ये चीज़ें कि दो लाइन पैरेलल हो उसकी क्या कंडीशन होती है, दो लाइन परपेंडिकुलर हो उसकी क्या कंडीशन होती है। वैसे हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, दो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, सब परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में जो थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। ये ऐसे यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये मतलब 90 डिग्री है ये, आप ज्वाइन करके देखोगे ना तो ऐसे 90 डिग्री है ये। तो 90 डिग्री में क्या होता है, थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो होगा तो क्या होगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर में थीटा 90 डिग्री हो गया, तो कोस 90 जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो ये दो प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं ना, इस ये जो फॉर्मूला है ना, ये और ये, इनमें मैं एक पर्टिकुलर केस बना रहा हूँ, कंडीशंस बना रहा हूँ कि परपेंडिकुलर प्लेन्स की क्या कंडीशन होती है। तो कोस थीटा उसमें जीरो हो जाता है, कोस 90 जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जब मैं जीरो डालूंगा ना तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। तो कंडीशन ये होती है परपेंडिकुलर प्लेन्स की, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी प्लेन दे रखा हो ऐसे A1 X ऐसे XYZ वाली चीज़ें हैं, तो अगर परपेंडिकुलर है ना तो आप X वाले Y वाले फिर Z वाले ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे ना तो आंसर जीरो आएगा। उसके बाद में पैरेलल प्लेन्स में क्या होता है कि भाई इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, इसका भी ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये है समझो कि N1 वेक्टर, ये है अपना N2 वेक्टर, तो यहाँ पे N1 वेक्टर पर इज पैरेलल टू N2 वेक्टर हो गया। तो जब भी दो पैरेलल वेक्टर होते हैं ना, मतलब कोलिनियर वेक्टर पैरेलल होते हैं, तब इनके जो dr है ना, dr वो होते हैं प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल में क्या होता है, रेशियो बराबर होता है। तो ये तो बहुत आसान है, x के साथ क्या है A1 और इधर क्या है A2, तो इनका रेशियो ले लो A1/A2। ऐसे ही y वालों का रेशियो ले लो B1 और B2, तो B1/B2। ऐसे ही z वाले C1/C2, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बन जाएंगे ये। तो ये दो कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर प्लेन्स में उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, और पैरेलल प्लेन्स में उनका जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, उनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। डायरेक्शन रेशियोज होते हैं प्रोपोर्शनल, मतलब उनका रेशियो बराबर मिलता है हमें। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, लाइन और लाइन के बीच में एंगल देख लिया है, प्लेन और प्लेन इनके बीच में भी एंगल देख लिया है ना। इसमें भी क्या आया, कोस थीटा, इसमें भी क्या है, कोस थीटा आया। अब हम देखेंगे प्लेन और लाइन के बीच में, इनमें मिलता है हमें साइन थीटा। अब ये सरप्राइजिंगली साइन क्यों हो जाता है, तो देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको भी सीखते हैं। ये है अपना थर्ड आज का लास्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है। जो लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो जो लाइन की जो डायरेक्शन है वो लेमडा के साथ, लाइन की जो डायरेक्शन है वो हमें लेमडा के साथ मिलती है, ये बी वेक्टर। ये जो लाइन है वो उसकी डायरेक्शन ये है अपनी बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब प्लेन की बात करते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अभी जो एन वेक्टर है ना, ये अपनी प्लेन की डायरेक्शन है, किसकी, प्लेन की डायरेक्शन। और प्लेन की डायरेक्शन का मतलब क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ये, ऐसे क्या हो जाएगा, अपना एन वेक्टर हो जाएगा। अब मैं एन वेक्टर को यहाँ नहीं बनाऊंगा, थोड़ा यहाँ पे बना लेता हूँ, क्योंकि फ्री वेक्टर है। आप यहाँ बनाओ या फिर यहाँ बनाओ, बात बराबर ही है। आप एक वेक्टर को उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो जो प्लेन का वेक्टर है, डायरेक्शन है एन वेक्टर, वो एक्चुअली प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, वो ऐसा बन जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना एन वेक्टर हो गया। अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर पहले बताओ कि एंगल कौन से की बात की जा रही है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, ये लाइन है, ये प्लेन है। तो अब जब भी एंगल की बात करेंगे तब ऑब्वियसली यार इसी एंगल की तो बात करेंगे ना। देखो इधर की तरफ मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ ऐसे। जब भी हम लाइन और प्लेन के बीच के एंगल की बात करेंगे, है ना, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, तब हम हमेशा इसकी बात करेंगे थीटा, कि भाई ऐसे ये जैसे ये अपना प्लेन है पेज, मैं इसको ऐसे उठा रहा हूँ, तो यहाँ पे इधर की तरफ ये एंगल बन गया ना, ये वाला एंगल, ये तो ये लाइन ऐसे जा रही है और ये अपना प्लेन है,
तो मैं इसी एंगल की बात करूँगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, थीटा बोलूँगा, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पर, इधर की तरफ थीटा है। अच्छा, जब ये थीटा है तो फिर ये वाला क्या होगा, अब ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल पूरा 90 डिग्री है, ये थीटा है तो फिर 90 माइनस थीटा ही बचेगा। तो जब मैं इनका वो लगाऊंगा डॉट प्रोडक्ट, एंगल के लिए मैं क्या लगाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट, तो मेरे को प्लेन की लाइन की डायरेक्शन बी वेक्टर, लाइन की डायरेक्शन बी वेक्टर मतलब ये है ना, इसमें लगाऊंगा, और जो प्लेन की डायरेक्शन है एन वेक्टर, इस पे लगाऊंगा। तो जब भी मैं ऐसी सिचुएशन करता हूँ कि एक वेक्टर इधर है ए वेक्टर और एक इधर है बी वेक्टर, और मैं इनमें लगाता हूँ डॉट प्रोडक्ट, तो इनके बीच का एंगल ये मेरे को मिलता है, ठीक है, इधर वाला नहीं मिलता। ऐसे यहाँ पर बी वेक्टर जो लाइन है वो इधर जा रही है, जो प्लेन वाला जो वेक्टर है वो होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, वो इधर जा रहा है, तो फिर मेरे को ना ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको थीटा नहीं बोल सकता, थीटा मैं इसको बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे कोस थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा, एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन है, 90 माइनस थीटा, यहाँ पर आएगा 90 माइनस थीटा, लगेगा डॉट प्रोडक्ट ही, है ना, आएगा भी एन और बी के बीच का एंगल, बी उधर है एन इधर है, लेकिन हमने थीटा बीच वाले को नहीं माना, थीटा हमें जो चाहिए उसको माना है, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल थीटा, इसको माना मैंने, ठीक है। तो ये थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा को ऐसे समझ लो ना, एल्फा ऐसे समझ लो, तो कोस एल्फा बराबर ये हो जाएगा, ये क्या है, कोस एल्फा ऐसे। तो एल्फा की जगह क्या आ गया, 90 माइनस थीटा, क्योंकि मेरे को चाहिए थीटा, मेरे को बहुत मतलब तगड़े तरीके से चाह रहा हूँ कि मेरे को थीटा मिल जाए, तो ये बन गया कोस 90 माइनस थीटा, ये बन गया। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हमें जब अलग अलग चीज़ें निकालनी हो, मतलब अलग अलग चीज़ों के बीच का एंगल निकालना हो, लाइन और प्लेन ये अलग अलग है, तब यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज करके हम साइन थीटा ला देते हैं। और किस किस का डॉट, लाइन की डायरेक्शन लेमडा के साथ मिलेगी, प्लेन की डायरेक्शन आर के साथ मिलेगी। इन डायरेक्शन का यहाँ पे इस ए वेक्टर का कोई काम नहीं है, यहाँ पे इस डी का कोई काम नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन का हम यहाँ पे डॉट लेते हैं। यहाँ पे इस बार साइन थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा, कोस थीटा। तो यही मैं चीज़ बोल रहा था, जब हम लाइन के बीच एंगल निकालते हैं तो कोस थीटा, जब हम प्लेन और प्लेन के बीच एंगल निकालते हैं सेम तब भी कोस थीटा, लेकिन जब हम प्लेन और लाइन के बीच में एंगल निकालते हैं तो फिर आपको यहाँ पे साइन थीटा याद रखना है, ठीक है। और बी डॉट एन ये तो हम ढूंढ लेंगे वहाँ से। तो देखो दोस्तों, अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, आज का लेक्चर फिर क्लोज करते हैं। यहाँ पर बोला फाइंड दी एंगल बिटवीन प्लेन्स दिस एंड दिस, ये देखो दोनों प्लेन है, तो इनके देखो ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन है, दोनों सेम है ना, एक P1 समझ लो एक P2 समझ लो, तो दोनों प्लेन है, तो फिर वो कोस थीटा वाला फॉर्मूला ही काम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कोस थीटा बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ कैसे, यहाँ पे एक्स के साथ में क्या है 2, इधर एक्स के साथ में क्या है 3, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इधर वाई के साथ में क्या है 1, इधर क्या है -6, 1 इंटू -6 ये कर दिया, फिर यहाँ पे जेड के साथ क्या है -2 और इधर क्या है -2, -2 इंटू -2 ये कर दिया, बीच में क्या लगा देंगे प्लस, ऐसे डिवाइड बाई, नीचे की तरफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर जो हमने लिखा ना 2, 1 और -2 उनका स्क्वायर का समेशन, ये 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ये क्या है 3 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ठीक है ना। समझ लो ना मैंने क्या लगाया, मैंने ना ये फॉर्मूला लगा दिया, दो प्लेन है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एक्स वाई जेड के साथ जो भी है ना उठा के मल्टीप्लाई कर डाला मैंने, फटाफट, ज़्यादा वेट क्या करना है इसमें। देखो ये बन गया, थोड़ा दिखने में ऐसा लग रहा होगा, सोल्व किया इसको तो ये कितना हो गया 6। वैसे यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए मॉडल्स लगा लेते हैं, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो हमें ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। ये 6 हो गया, ये -6 हो गया, और ये माइनस का ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 4 हो गया, और नीचे की तरफ क्या होगा, ये 4 और 1 5 और 4 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर ये 9 36 45 और 4 49 का अंडर रूट 7 हो जाएगा, ये हो गया। तो कोस थीटा क्या मिला, 6 से 6 कट गया 4 और नीचे की तरफ 21, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, कोस इधर आ जाएगा, कोस इनवर्स 4/21, ठीक है। ये मिल गया हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल, दोनों प्लेन्स थे तो ये कोस थीटा वाली चीज़ काम आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन, ये लाइन है और ये प्लेन है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। एक तो हमें लाइन की डायरेक्शन चाहिए होगी, तो लाइन की डायरेक्शन जो बी वेक्टर है वो कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से नीचे से मिलेगा। बी वेक्टर बोलो या फिर डायरेक्शन के आप बोल दो डी आर, क्या बोल दो, डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2, 3 एंड 6। आप चाहो तो यहाँ पे आई जे के वो लगा के बोल सकते हो, हम वो ये जो बी वेक्टर है ना ये है ना, आप चाहो तो इसको बी वेक्टर भी बोल सकते हो ऐसे, 2i केप प्लस 3j केप, फिर 6 है तो 6k केप। और वरना अगर आप आई जे के नहीं लगाना चाहते तो फिर क्या बोलोगे, डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, अब प्लेन की बात करें तो जो प्लेन की डायरेक्शन है, प्लेन की डायरेक्शन मतलब ये एक्स वाई जेड के साथ वाले कौन है 10, और यहाँ पर क्या 2, और यहाँ पे क्या -11। ये भी क्या है, इसके डी आर है, ये प्लेन के डी आर है, ये उसके लाइन के डी आर है। इसको आप एन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो एन वेक्टर है ना, ये नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, वैसे प्लेन के नॉर्मल वो कितना है, वो ये है। तो आप इसको आई जे के लगाना चाहो तो लगा दो, 10i k प्लस 2j k माइनस 11k k, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक लाइन है और एक प्लेन है, अलग अलग है, ये लाइन ये प्लेन, तो यहाँ पे वो कोस कोस नहीं लगेगा, कोस कोस तो सेम सेम में लगता है लाइन लाइन में और प्लेन प्लेन में। लाइन और एक प्लेन, इसमें क्या लगता है साइन थीटा, ये लगेगा अपना। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आता डॉट प्रोडक्ट से ही है, लेकिन वो कोस 90 माइनस थीटा होता है ना, तो साइन थीटा बन जाता है। अच्छा, बी की जगह ये आ जाएगा 2i k प्लस 3j k प्लस 6k कैप। इसलिए ना ये मेरे को मेथड थोड़ी लंबी लगती है, ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह, इस वो ऊपर वाली बढ़िया है, डायरेक्ट खटाखट खटाखट मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो उसको। अच्छा, एन वेक्टर की जगह पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 2j k माइनस 11k कैप डिवाइड में नीचे की तरफ बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ये है बी, तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और एन वेक्टर ये वाला है, अरे यार ये तो बड़ा नंबर है, 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर, इसको तो अलग से सोल्व करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर यहाँ पर आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 20, फिर जे वाला जे से, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6, -6 इस 11 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 66, ठीक है सही है ना, हाँ 20 हो गया, और ये 3 6 हो गया, और ये माइनस, ठीक है। नीचे की तरफ ये तो वही हो गया, 4 9 और 36 49 का रूट 7 मल्टीप्लाई बाई, नीचे की तरफ यहाँ आते हैं, इसको रफ में सोल्व कर लेता हूँ, रफ भी, हाँ ठीक है मिल गई। 100 का स्क्वायर 100, 121 का 121, और अभी 2 का स्क्वायर 5, इनको जोड़ते हैं तो कितना हो गया 5 हो गया, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ना यार, 5 हो गया, और अब ये 2 हो गया 2, अच्छा 225 का अंडर कितना होता है 15 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा इसका मॉडुलस, क्योंकि अब तो मॉडुलस ही लेंगे ना। तो यार यहाँ से ना ये कितना बचेगा, ये कितना हो गया -60, और ये 40 हो गया है ना, ये हो गया -60 और ये 20 तो -40, तो साइन थीटा बराबर ऊपर 40 और नीचे 7 × 15। मेरे पास जगह और कम से कम होती जा रही है, 5 से काट लेता हूँ इसको, ऊपर 8 और नीचे 7 है ना, 5 से काटूंगा ऊपर 8 बचेगा, नीचे यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 8/21। तो साइन, अच्छा ये है ना, ये 8/21, ये एक्चुअली साइन थीटा के बराबर है, इक्वल टू साइन थीटा। मेरे को थीटा चाहिए तो मैं साइन को उधर भेज दूंगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21, ठीक है दोस्तों। हाश एकदम सही टाइम पे, सही टाइम तो क्या यार, टाइम कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। खैर कोई ना, आज ये हुआ अपना लेक्चर कंप्लीट। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें देख ली यार, एक बार मैं बताऊँगा क्या क्या देखी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने ना ये देखी थी प्लेन की इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ये होती है आर वेक्टर डॉट एन केप बराबर डी, एन केप होगा ना यहाँ पे यूनिट वेक्टर, तब ये डी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, एन केप मतलब ये एल एम एन ये बन जाएगा, यहाँ पे L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर 1 होगा, तब यहाँ पे जो डी है ना वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। फिर उसके बाद में किया एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल बढ़िया सा, फिर यहाँ पर आ गए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जब एक पॉइंट और एक डायरेक्शन पता हो, पॉइंट है ए, डायरेक्शन है एन वेक्टर,
तो उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में से खड़ा रहता है 12 एन वेक्टर, इनका दोनों का डॉट जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं ना। इसी को मॉडिफाई करके हम ऐसा बना देते हैं, जो आर माइनस ए है ना, वो एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बनाने में काम आते हैं। और जो एन वेक्टर है ना, वो हमें ए बी सी, ये बाहर वाले ए बी सी बनाने में काम आते हैं। ठीक है, ये बन गया। फिर आगे आते हैं तो हमें मिलता है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, 3 पॉइंट पता हो तब भी आप एक इक्वेशन निकाल सकते हो। तो वो ये वाला जो है ना, ये फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये लगाओगे थोड़ा बहुत तो आपको पता चल जाएगा। ये एन वेक्टर ये क्या परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये ए बी ए सी निकाल के हम राइट हैंड थंब रूल से ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका ये कार्टेशियन फॉर्म है, रखने वाली बात है ये। तो इंटरसेप्ट फॉर्म, ये एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो जो 11th क्लास में पढ़ा था ना इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की, वैसे ही है यहाँ पर जेड बाई सी ये एक्स्ट्रा में मिल जाता है। फिर इसके हमने क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा, फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये लास्ट है फॉर्म्स के अंदर। तो एक प्लेन P1 है, एक P2 है, दोनों ऐसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में ना रहे है ना, ऐसे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स गुजर सकते हैं, है ना। तो उन सभी की इक्वेशन आप P1 और P2 की मदद से ही लिख सकते हो। कितने भी यहाँ पे प्लेन क्यों ना बन जाए, सबकी इक्वेशन आप P1 P2 की मदद से लिख सकते हो। कैसे? P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0, लेमडा की वैल्यू बदलती रहेगी, तो ये प्लेन हमें अलग अलग मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये था। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाती है, तो वो भी हमें मतलब मिल जाता है। उसके बाद में कोप्लेनरिटी की कंडीशन कि कुछ होती है स्क्यू लाइंस नॉन कोप्लेनर, तो उनका जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आती। और फिर जो कोप्लेनर होते हैं ना, उसमें ये जो फॉर्मूला होता है इसकी वैल्यू 0 बन जाती है कोप्लेनर के अंदर। कोप्लेनर मतलब ऐसे इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है या फिर पैरेलल भी हो सकती है। तो इसमें ये कंडीशन होती है, जो लाइन है उनमें पॉइंट पॉइंट का अंतर यहाँ पे A2 माइनस A1 यहाँ पर डॉट, जो डायरेक्शन से B1 B2 उनका क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो जो 2D में था ना फॉर्मूला कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट उठाओ और इस लाइन में डाल दो, और नीचे की तरफ एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर का समेशन और अंडर रूट, वैसा ही हमें 3D में देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो उठाओ और इसमें डाल दो, वे डाल दिए, और जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है ए बी सी, उनका स्क्वायर का समेशन और फिर अंडर रूट नीचे आएगा। तो ये तो सिमिलर सा हो गया। उसके बाद में हमने देखे थे एंगल बिटवीन लाइन से लाइन, तो कोस थीटा आ गया, प्लेन से प्लेन तो कोस थीटा आ गया। फिर उसके बाद में था लाइन और प्लेन इनके बीच में, तो यहाँ पर वो कोस 90 माइनस थीटा आता है, तो क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे हुआ अपना आज का कंप्लीट वीडियो लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया है, और अगर दोस्तों अगर समझ में नहीं आया ना तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो उसमें फिर हम जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसके बारे में और हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।